तनकीदी मज़ामीन हमेशा उसमें बड़े मेयारी शायर होते रहे हैं, और आजकल में मज़मून शायर होना एक मज़मून या गज़ल या अफ़साना शायर होना अपने आप में एक सनद का दर्जा रखता है। तो ऐसे मौक़िर और मारूफ़ मुजल्ले की इदारत आपने की, और आपकी जो आजकल मौजूदा मसरूफ़ियत है वो आजकल के मुदीर महबूब रहमान उम्मीद व बीम ने मारा मुझे दोराहे पर, कहाँ के दैर व हरम घर का रास्ता न मिला। जी बजुज़ इरादा परस्ती खुदा को क्या जाने, वो बदनसीब जिसे वक्त नारे सामने मिला। ये गाना का हमने वो दिया है, जरा बताओ इस गजल की तशरीह है उसमें? अरे नहीं भाई, कई सफ़े का है वो। अगर इस गजल अली की इमरान तशरीह है साहब, तो आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। है क्यों नहीं? प्लीज अली इमरान प्लीज सर, माइक अपना ऑफ कर माइक ऑफ लीजिए। कर लीजिए। मेहमान मुकर्रिर का तारुफ मुकम्मल हो जाए तो ये बड़ी खुशी मसरत का मकाम है कि आजकल के मुदीर महबूब रहमान फारूकी साहब के इश्तराक से आजकल के मुंतखबा मज़ामीन पर आपने कई किताबें तरतीब दी जो बड़ी कारआमद हैं, और आप फिलहाल फिलहाल भी शोबा उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी में दर्स व तदरीस के में मशगूल हैं, और आपका इम्तियाज ये है प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब का कि आपने उर्दू ड्रामे पे काम किया है, और जाहिर है उर्दू में ड्रामे की रवायती बराए नाम है, और उस पे तहकीकी तनकीदी काम बिल्कुल ही खाल खाल मिलता है। लेकिन प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब ने उसको उसको मंजर आम पे लाए, और इसी बायस आपकी तसानीफ के उन्वान पे मुलाहिजा फरमाए, मशरक़ी हिंद में उर्दू नुक्कड़ नाटक, हिंदुस्तानी नुक्कड़ नाटक और उसकी समाजी मानवियत, बंगाल में उर्दू नुक्कड़ नाटक, और आलमी ड्रामेटिस्ट इब्सन के 3 ड्रामे, और इसी तरह आजकल में जो ड्रामे शाये हुए और दास्तान गोई पे जो मज़ामीन शाये हुए, उन सब का आपने तनकीदी अंदाज से अहाता किया है, उनका तज्ज़िया किया है। ये आपकी अहम तसानीफ हैं। प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब, आपका तहे दिल से खैर मक़दम है, और हमें यकीन है कि ड्रामे पे या जिस मौजू पे आप खिताब करेंगे उससे शुरा के आगाही में, शऊर में, मालूमात में इजाफा होगा, और उनके ज़हन को नई जिहाद हासिल होगी। बराए करम ऐसे खिताब फरमाएं। बहुत शुक्रिया। बेहद शुक्रिया रहमान सदवई साहब। जी जनाब, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अब्दुल रहमान कदवई साहब, डायरेक्टर HRDC अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और दोस्तों, मुझे हुक्म हुआ है कि मैं उर्दू ड्रामे के हवाले से कुछ गुफ्तगू करूं, तो हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं, हम तमाम असातिज़ा हैं, हम देते हैं और आते भी हैं, और तमाम ग्रेजुएट और रिसर्च तमाम में पढ़ाया जाता है और उस पर गौर खौज किया जाता है। जो कुछ थोड़ा बहुत मेरा मताला है और मैंने उसके बारे में सोचा है, मैं वो आपसे शेयर करना चाहूँगा कि दरअसल अभी जैसा कि कदवई साहब ने भी फरमाया कि ड्रामा बहुत कम हमारी तरजीहात में शामिल है। ड्रामे मौजूद हैं, लिखे गए हैं और खेले भी जा रहे हैं, लेकिन या तो वो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है या हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो एक खला है, उस खला को पाटने की जरूरत है। मैं उर्दू ड्रामा से मुराद मैं लेता हूं हिंदुस्तानी थिएटर, और थिएटर का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि मेरी आवाज पहुंच रही है सब लोगों तक?
जी सर, बिल्कुल। जी सर। जी सर। आ रही है। जी सर। जी बेहतर। मैं थिएटर इसलिए कह रहा हूं कि ड्रामा का सीधे सीधे ताल्लुक खेले जाने से है, और हम आम तारीफ में ही पढ़ते हैं कि ड्रामे का मतलब है फिर से किया जाना या फिर से खेला जाना। तो उसका असल में हम लोगों ने अंग्रेजी से ये ड्रामा लिया है। असल में अंग्रेजी में भी उसको प्ले कहते हैं। तो हमने प्ले तो नहीं लिया, और ड्रामा किसी भी चीज में हो सकती है, ड्रामा ये किसी भी सेंस में हो सकती है। तो मेरी मुराद यहाँ उन ड्रामों से है जो खेले जा चुके हैं या जिनमें खेले जाने की गुंजाइश मौजूद है। और ड्रामा शुरुआत ही इसकी खेले जाने से हुई, कि पहले खेला गया, बाद में इसे शाये किया गया। और बहुत कम ड्रामे ऐसे हैं इब्तदाई या क्लासिकल ड्रामे जो हैं, यहाँ तक कि आगा हशर के ड्रामे हैं, पृथ्वी थिएटर के ड्रामे हैं, या दूसरे बहुत से ऐसे ड्रामे हैं जो आज भी खेले जा रहे हैं, शाये नहीं हो रहे हैं। इसलिए एक तो ये कि मेरी तरजीहात या मेरी गुफ्तगू में उन ड्रामों की ही मिसाल आएगी जो खेले जा चुके हैं या जिनमें खेले जाने की गुंजाइश मौजूद है, यानी थिएटर। दूसरे के मैं बजाय उर्दू ड्रामा के मैं हिंदुस्तानी थिएटर का लफ्ज इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर समझता हूं। उसकी एक वजह तो यह है कि जो 19वीं सदी में ड्रामे की इब्तदा हुई, उस वक्त उर्दू ड्रामा से मुराद हिंदुस्तानी ड्रामा ही था, हिंदुस्तानी थिएटर ही था। और हिंदुस्तान के ये पूरे शुमाली हिंद में आप कह लीजिए, जिसको हम उर्दू हिंदी बेल्ट कहते हैं, वहां इब्तदा में उर्दू ड्रामे ही खेले गए और वही हिंदुस्तानी ड्रामे की नुमाइंदगी कर रहे थे। तो इसलिए हिंदुस्तानी एक तो उन मानों में, दूसरे कि हिंदुस्तानी में जबान के मामले में ले रहा हूं, इसलिए कि ड्रामा एक परफॉर्मिंग आर्ट है, और परफॉर्मिंग आर्ट की जबान वो होती है जो पेश की जाए, जो हमें सुनाई देती है। और सुनने का मामला स्क्रिप्ट से नहीं है। आज बहुत से ऐसे ड्रामे हैं जिनको हमने अपने मुताले से या अपनी दर्स व तदरीस के अहाते से खारिज कर दिया है, जो कि देवनागरी रस्म खत में शाये हुए हैं। देवनागरी रस्म खत में शाये होना अब हमारी मजबूरी भी है, हमारी थिएटर वालों की मजबूरी इसलिए है कि आज उर्दू रस्म खत जानने वाले अदाकार, हिदायतकार नहीं के बराबर है, बहुत कम है। और जो लोग खेले जाने वाले ड्रामे लिख रहे हैं, जिनका मकसद है कि मेरा ड्रामा खेला जाए, वो उर्दू रस्म खत के बजाय देवनागरी रस्म खत में पहले शाये करते हैं, बाद में उर्दू रस्म खत में भी शाये हो जाता है, या ज्यादातर ड्रामे नहीं होते हैं। मसलन जैसे हबीब तनवीर साहब ने बहुत से ड्रामे लिखे, उनके ड्रामे उर्दू में आगरा बाजार शाह, उसके बाद एजुकेशन पब्लिशिंग ड्रामे। सर आवाज आवाज बराबर और सुनाई नहीं दे रही सर। अच्छा, नेटवर्क जी थोड़ा सा काजिम भाई रखना पड़ रहा है। जी रखना पड़ रहा है। जी 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 ये सर चलिए शुरू करिए, इंशाल्लाह बीच में सही हो जाएगा। इंशाल्लाह बिल्कुल, शायद नेटवर्क का ये हो। तो हाँ हाँ जी 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 मेरी मुराद ये कि उनके ड्रामे शाये करवाए, और पब्लिशर ने फिर दूसरी किताब हबीब साहब की भी शाये कर दिया कि पहली किताब तो अब तक बिकी नहीं, तो अब दूसरी की मैं शाये करूं। तो मजबूरी एक ये भी हुई। खैर ये एक अलग मामला है। तो जबान के मामले में हिंदुस्तानी में इसलिए भी कहना चाहता हूं कि ये परफॉर्मिंग आर्ट जो है और माइक ऑफ कर बड़े ना पाए एक दो बंदे ने बस वो एक इंग्लिश वाला सर था, वो एक हिंदी सर था बस। संजीव कुमार सर प्लीज म्यूट कर लीजिए। संजीव कुमार, संजीव कुमार सर प्लीज म्यूट मैं कीजिए। भेज एक कि वो जेड़ा वो बनाया था, ऑटो बनाया था एक। हां मैं ये बनाया यार, मैं डोगरा सर बोल गया उसमें उसे बनाया, उसको बनाया हमने उनका बोल खाली ना चेंज किए बस, डिपार्टमेंट चेंज किया बस, ये बनाया था ये बनाया। संजीव कुमार जी अगर आप सुन रहे हो तो अपना माइक म्यूट कर लें।
जी शुक्रिया, अभी भी नहीं हुआ है म्यूट। चेंज कराएगा वो नहीं खाली ना ऊपर सब्जेक्ट चेंज कर लाएगा तो दिख लाएगा। पाउडर कोई नहीं कोई संजीव कुमार जी, अगर आप अपने सिस्टम या मोबाइल के कोई आसपास हो कीमती दा तो पाउडर नहीं म्यूट कर ले। ये एडमिन उनको देख लेना, एडमिन भी कर सकते हैं, ये उनका मैं ये सब ने बनाया। एडमिन भी देख ले जरा, एडमिन उनको म्यूट कर सकते हैं। एडमिन जो भी हो इससे इसके मीटिंग के, वो भी म्यूट कर सकते हैं उनको। मामला है कि एडमिन भी गायब है। हाँ तो पता नहीं क्या करेंगे। अच्छा नोडे सर मेडिकल बेड़ा मैं बीमार है सर ये डेला अच्छा ये सर इंसाफ तेरे से कदे लंबे नहीं संजीव कुमार जी, जरा आप अपना ध्यान दें इस तरफ। कोई अच्छी ड्यूटी हो तो नहीं ला हमें बुढ़े बंदे सीनियर बंदा होना है, बुढ़े बंदे की सामी नहीं है आदमी यहाँ नहीं पूरी तरह से आपको पता कितनी दौड़ टप्पा जो शमी है मैं उससे भी मकबी घुमा में थोड़ा और कौन बंदा लगा थोड़ा नहीं पता मतलब मैं साइया उसे थोड़ा करने थोड़े लगे दूसरा बंदा कौन लगे मैं आखिर उस दिन आखिर मैं सर मैं फोन कीजिए ना उन्हें, कोई फोन नहीं लग रहा उनका। जी शायद अब उनको एग्जिट कर दिया गया। अब आ रही है आवाज मेरी? जी बिल्कुल सर, सर आवाज ये आ रही है सर आपकी आवाज मैंने कर लिया, कॉल कर लिया मैंने, उनको म्यूट हो गया। बेहतर बेहतर जी बेहतर। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ड्रामे की जबान जो है, चूंकि परफॉर्मिंग आर्ट की जबान रस्मुल खत नहीं होती है, जो हमें सुनाई दे रहा है वो उसकी जबान होती है, या जिसको हम देख रहे हैं महसूस कर रहे हैं वो उसकी जबान होती है। और ड्रामे की जबान तो रस्मुल खत हो ही नहीं सकती है और कोई एक नहीं हो सकती है, इसलिए कि ड्रामे की जबान जो है वो ड्रामा निगार की जबान नहीं होती है। जैसे शायरी में शायर की जबान होती है, अफसाने में अफसाना निगार की जबान होती है, नॉवेल में नॉवेल निगार की जबान होती है, दूसरे तमाम असनाफ में हो सकती है हेड की जबान हो, लेकिन ड्रामा में ड्रामा निगार की जबान का इस्तेमाल नहीं होता है। ड्रामे में या तो प्लॉट की जबान होती है या किरदार की जबान होती है। प्लॉट की जबान से मुराद ये है कि एक मान लिया हमने कोई एक ऐसे प्लॉट को लिया है जहां तालिबे इल्म पर मबनी है ड्रामा हमारा, तो एक तो तालिबे इल्मों का पूरा हल्का है, उसमें किस तरह की जबान इस्तेमाल की जाती है वो होगी। दूसरे वो तालिबे इल्म मुख्तलिफ इलाके से, मुख्तलिफ सकाफत को बिलोंग करने वाले हैं, मुख्तलिफ बोलियों के बोलने वाले हैं, तो उन पर उस जबान का असर होगा। फिर किरदार, अगर किसी पंडित का किरदार है तो वो हमारी आपकी तरह वो सलीस उर्दू नहीं बोलेगा जैसे मौलवी साहब बोलते हैं या हम उर्दू वाले बोलते हैं। जैसे यहां हम तमाम लोग कमोबेश एक ही क्वालिफिकेशन रखने वाले लोग मौजूद हैं इस क्लासरूम में भी, इस लेक्चर में भी, लेकिन हम तमाम लोगों की जबान एक नहीं है। हम तमाम लोग मुख्तलिफ अल्फाज का इंतखाब करते हैं। हम तमाम लोगों के जुमले, कोई बहुत बड़े जुमले बोलते हैं, कोई छोटे जुमले बोलते हैं, कभी कभी सिर्फ एक लफ्ज में जवाब देते हैं। एक तो ये है जबान। दूसरे ये कि एक ही शख्स मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ जबान का इस्तेमाल करता है, कि खुशी के मौके पर मुख्तलिफ जबान बोलता है, वो गम के मौके पर मुख्तलिफ जबान बोलता है, अपने बुजुर्गों से मुख्तलिफ जबान में गुफ्तगू करता है, अपने अजीजों से मुख्तलिफ लफ्जियात का इंतखाब करके गुफ्तगू करता है, अपने हमजोलियों से मुख्तलिफ अल्फाज का इंतखाब करता है। हमजोलियों में भी जिनसे बहुत करीब है उनसे वो बेतकल्लुफी से बात करता है, जिनसे बहुत करीब नहीं है उनसे तकल्लुफ से बात करता है। पब्लिक में मुख्तलिफ जबान में बात करता है, बहुत प्राइवेट महफिल है उसमें मुख्तलिफ जबान में बात करता है। तो जब हमारी जबान एक नहीं हो सकती है तो
हर किरदार की जबान एक कैसे हो सकती है, फिर वो किरदार किस इलाके से ताल्लुक रखता है, किस तरह की सकाफत है, किस तरह के लोगों के बीच रहता है, किस तरह की जबान बोलता है, कहाँ कैसे लोगों के बीच में वो रहता है, उस मुनासबत से उसकी जबान होगी। जैसे हम जनरली आपस में भी बात करते हैं तो कहते हैं कि भाई ये फलां इलाके की जैसे जबान वो बोलना शुरू करता है, आप उससे उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इसलिए रस्मुल खत जबान ड्रामे की नहीं हो सकती है, और ड्रामा निगार की जबान जो है वो ड्रामे की जबान नहीं हो सकती है। तो इसलिए थिएटर की जबान वो है जो वो परफॉर्म की जा रही है, और फिर वो जबान सिर्फ बामानी अल्फाज जो हम बोलते हैं वो थिएटर की जबान नहीं है, वो ड्रामे की जबान नहीं है कि हम बहुत लंबे जुमले बोल रहे हैं, हम एक लफ्ज में अदा कर रहे हैं। बाज औकात या ज्यादातर ज्यादा मुतासिर कुछ जबान वो होती है जब हम कोई बामानी जुमला नहीं बोलते हैं। हमारे जेस्चर्स, हमारे पोस्चर्स, हमारे हरकत, हमारे सकनात, हमारे चेहरे के तासुरात, हमारा उठना, हमारा बैठना, ये तमाम जो है कम्युनिकेट करता है, इसलिए वो जबान है। जब कभी आप किसी से कोई गलती करके आता है और आप उससे पूछ लेते हैं, या आपने कोई गलती की, आपके वालिदैन ने पूछ लिया आपसे कि कहाँ गए थे, क्या हुआ, आपने उनको जवाब दिया तो आप हो जाते हैं। लेकिन कभी आपने कोई गलती की है और आप घर पहुंचे हैं और आपसे घुमा लिया, क्या तो नहीं हो गया, अच्छा कहीं क्या सोच रहे हैं वो, ये तमाम चीजें आपके जहन में आती है। तो वो खामोशी जो है वो ज्यादा मुतासिर कुन जबान हुई, वो उसका उनका देखना जो है वो ज्यादा मुतासिर कुन जबान हुआ, बजाय इसके कि वो पूछ लेता आपसे। तो इसलिए थिएटर में जो है हमारे चेहरे के तासुरात, किसी ने आपको बुलाया कि यहाँ आओ, आपने नहीं आऊंगा, वो जबान, और किसी ने आपको कहा कि आप यहाँ आओ, आपने उसकी तरफ गौर से देखा और 2 कदम दूसरी तरफ चल दिया, कुछ नहीं कहा, उसका जो असर होगा वो ज्यादा देर पर असर होगा। फिर जो आपसे गुफ्तगू कर रहा था वो मुख्तलिफ तरह से सोचेगा कि अच्छा क्या हुआ, मैंने गलत अंदाज से बुलाया क्या उस वक्त उसकी जहनी कैफियत ठीक नहीं है, क्या मैंने गलत कर लिया, क्या बहुत सारी चीजें उसको बेचैन करेगी। तो वो जो चेहरे के तासुर है, हरकत और सकनात है, जो दूसरी चीजें हैं, लिबास है, मौसीकी है, प्रॉपर्टीज है, लाइट है, ये तमाम जो है जबान है थिएटर की। तो इसलिए सिर्फ वो बामानी जुमले जो लिखे गए हैं वो थिएटर की जबान नहीं है, और उसकी बुनियाद पर हम किसी की जबान का तयन नहीं कर सकते हैं। मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, मैं जो लोग हिंदी बोलने वाले लोग वो कहेंगे कि मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, उर्दू जानने वाले वो कहेंगे उर्दू में बात कर रहा हूं। तो ये गुफ्तगू की जबान जो है इसको मैं थिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए हिंदुस्तानी कह रहा हूं। किस आम जबान है ये कि मुझे मालूम है कि यहाँ मुख्तलिफ सब्जेक्ट के लोग हैं, तो इसलिए मैं उसमें बीच बीच में कुछ हिंदी के अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये दानिस्ता कर रहा हूं मैं। आम अगर अपनी क्लासरूम में गुफ्तगू करूं तो मैं उन भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा। तो ये जो है कि परफॉर्मेंस, तो इसलिए परफॉर्मेंस की लैंग्वेज ड्रामा निगार की लैंग्वेज नहीं होती है और स्क्रिप्ट नहीं होती है उसकी कोई। तो उस मुनासबत से मैंने इसे हिंदुस्तानी कहा है। अब हम देखते हैं अगर, तो ड्रामे के आगाज को अगर हम देखते हैं, तो ड्रामे के आगाज को नहीं बल्कि हिंदुस्तान में ड्रामे के आगाज को हम देखते हैं, पूरी दुनिया में ड्रामे के आगाज को अगर हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि यूनान और हिंदुस्तान ये कदीम तरीन मतलब मकामात है जहां ड्रामे खेले गए। कुछ लोगों का ये मानना है कि यूनान में पहले खेला गया, कुछ लोगों का ये मानना है कि हिंदुस्तान में पहले खेला गया। हम हिंदुस्तानी की हैसियत से ये मानते हैं कि हिंदुस्तान में पहले खेला गया, और ये 6वीं 7वीं BC में, बिफोर क्राइस्ट में खेला गया, कबल मसीह में संस्कृत में ड्रामे खेले जाने लगे। और ये 2री ईस्वी तक, 1ली ईस्वी तक आते आते सदी ईस्वी तक ड्रामा बहुत तरक्की कर चुका। और हम जानते हैं कि दुनिया के बेहतरीन ड्रामों में भी अगर 10-12 ड्रामों का भी इंतखाब हम करते हैं तो उसमें कालिदास के शकुंतला का नाम जरूर आता है। फिर यूनान का जो है एक गहरा ड्रामा था कि वहां हम देखते हैं कि या तो खालिस ट्रेजेडी है या कॉमेडी है। वहां के 2 ही जो हम ड्रामे की तकसीम करते हैं तो 2 ही वहां तकसीम होती थी, या तो कॉमेडी या ट्रेजेडी। लेकिन हमारे यहाँ ड्रामे की खुसूसियात ये है कि कॉमेडी ट्रेजेडी का उस तरह का ये नहीं है, एक ही ड्रामे में दोनों चीजें मिल सकती हैं। हम उस पहली सदी ईस्वी में ही जो है हमारे यहाँ दुनिया
की पहली ड्रामे के उसूल पर मबनी किताब शाये हुई, नाट्य शास्त्र। उससे पहले बाज़ाब्ता परफॉर्मेंस को लेकर के रस का नजरिया दुनिया के किसी किताब में नहीं पेश किया गया। हाँ, बुद्रिका में थोड़ा बहुत मिलता है, दूसरों के यहाँ थोड़ी बहुत मिलती है उसके उसूल, लेकिन भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र लिखा उसमें बाज़ाब्ता परफॉर्मेंस को लेकर के ही है। और ये जो हमारे यहाँ रस का पूरा नजरिया है वो कमोबेश सिर्फ नफरत या सिर्फ प्यार या सिर्फ गुस्सा या सिर्फ हंसी नहीं पाई जा सकती। तो इसलिए हिंदुस्तान में जो है वो कालिदास हो, और कालिदास के ड्रामों का जो है सो सर विलियम जोन्स ने 1789 में तर्जुमा किया था, आज नहीं। उसके बाद कमोबेश 46 जबानों में उसके ट्रांसलेशन हुए हैं और हर जगह उसको बेहतरीन पाया गया है। या भभूति ने जो ड्रामे लिखे या हर्ष ने जो ड्रामे लिखे, उन ड्रामों को हम अगर देखें 5वीं सदी ईस्वी में है, 6वीं सदी ईस्वी में है, तो इन ड्रामों ने एक तरह से दुनिया में हमें सुरखरू किया, हमें अपने। और जब वो खत्म हुआ वो दौर, तो उसके बाद जो है ये फोक थिएटर ने हमारे सामने लिया। संस्कृत ड्रामे का जमाना खत्म हुआ तो फोक थिएटर आए, और फोक थिएटर जिसको लोक नाटक हम कहते हैं, लोक नाटक पावरफुल, ज्यादा पावरफुल इसलिए भी था कि वो मकामी लोग जो जिस इलाके में थे, जिस जबान को बोलते थे, वो उस जबान में थिएटर पेश करते थे। और ये फोक थिएटर उनके मसाइल, उनकी बातें उनकी जबान में पेश किए जाते थे, और अपने उनके लोग गीत हों, उनके अपने मसाइल हैं, उनकी अपनी परेशानियां, उनका अपना अंदाज है। यही वजह है कि हम हिंदुस्तान में भी अगर हम देखते हैं तो अलग अलग लोक ड्रामे जो हैं, अलग अलग फॉर्म्स उसके हैं और उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हमें देखने को मिलते हैं। कि आज ब्रेख्ट ने जो नजरिया पेश किया है एलिनिएशन का, थ्योरी ऑफ एलिनिएशन, वो थ्योरी ऑफ एलिनिएशन तो हमारे यहाँ फोक थिएटर में बहुत पहले से थी। फोक थिएटर में क्या था, दाढ़ी मूछ रख करके फीमेल कैरेक्टर अदा कर रहे हैं, वहां किरदार अदा करते करते साइड में जाकर के हुक्के का कश लिया और धुआं फेंकते हुए आप मुकालमा अदा कर रहे हैं। पान खा रहे हैं, पान की पीक फेंक रहे हैं और मुकालमे अदा कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किसी ने आपको कोई इनाम दे दिया तो नाटक को वहां रोक करके और आपने ये ऐलान करना शुरू किया, फलां ने ये इनाम दिया है और उनके बच्चे जिए और उनके ये हो, उनको ईश्वर की कृपा हो उन पर, उसका फिर से नाटक पेश करने लगे। यही तो एलिनेशन है। और इस एलिनेशन को थ्योराइज करके ब्रेख्ट ने कह दिया कि ये हमारा है, जबकि हमारे यहाँ पहले से मौजूद है। हमारे यहाँ जितने फोक फॉर्म है, अगर आप देखें कि वो गुजरात में भवई हो या बंगाल में जात्रा हो या हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरह में स्वांग हो या कर्नाटक में यक्षगान हो, केरल की कथकली हो, इधर शुमाली हिंद की नौटंकी हो, रामलीला हो, नकल हो, भांड हो, ये तमाम जो लोक ड्रामे जो है ये सब अपने अपनी तरीके से इसको पेश कर रहे थे और यहाँ एलिमिनेशन खूब पाया जाता है। और इसलिए जब संस्कृत ड्रामे का सवाल हुआ तो इन फोक थिएटर ने उरूज पाया और ये आते आते 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी तक एक तरह से नई शेप लेना शुरू किया। और जब हम 19वीं सदी के बीच में हम आते हैं तो वहां हम देखते हैं कि एक ऐसा मौसीकी का रसिया, रक्स का रसिया, नकल का रसिया हमारे बीच आता है जिसे हम नवाब वाजिद अली शाह के नाम से हम जानते हैं। और नवाब वाजिद अली शाह खुद बहुत शौक था उनको, तो उन्होंने एक तरह से 1848 में वो लखनऊ के नवाब करार दिए गए और उसी जमाने में उन्होंने अपनी बहुत सारी मसनवियों को पहले पेश किया। उनके यहाँ नाच घर हुआ कर, ये रंग महल हुआ करता था और उस महल में बहुत सारी रक्कासाएं मुगन्नियां हुआ करती थी। फिर लखनऊ की तहजीब से हम वाकिफ हैं कि वहां जो है ये शाम अवध जो कहा जाता है, वो शाम अवध बहुत शाम रंगीन हुआ करती थी वहां उस जमाने में। वहां कोठे हुआ करते थे। उस कोठे का मतलब आज के मानों में वो जिस्म फरोशी का अड्डा नहीं होता था, वो तहजीब और सकाफत का मरकज हुआ करता था। इसलिए ये कहा जाता था कि रऊसा और नवाब भी जो है अपने बच्चों की तरबियत के लिए उसको वहां भेजा करते थे कि कैसे नशिस्त बर्खास्त होगी, क्या गुफ्तगू का अंदाज होगा, कैसे आप उठेंगे, कैसे और बैठेंगे, कैसे गुफ्तगू करेंगे, वो सिखाया जाता था। और वो गाने वालियां हुआ करती थी, मुहज्जब ख्वातीन हुआ करती थी। तो एक तो वो तहजीब थी वहां, और खुद यहाँ रंग महल होता था वाजिद अली शाह के यहाँ, और रक्कासाएं और मुगन्नियां वहां होती थी। तो उनकी मदद से पहले वाजिद अली शाह ने अपनी मसनवियों को पेश किया, उसके बाद फिर रहस पेश किया, और रहस के बाद फिर राधा कन्हैया का किस्सा जो मुकम्मल नहीं था,
उनके जब तक वो लखनऊ में रहे उसको पेश किया। लेकिन पहला मुकम्मल ड्रामा हमारे सामने उर्दू ड्रामा जिसको आप कहते हैं, या ये तमाम उर्दू के थे। अगर संस्कृत के बाद लोक नाटक के बाद जो ड्रामे पहले खेले गए वो वाजिद अली शाह ने ड्रामे की शक्ल में खेला, और इंदर सभा अमानत लखनवी ने 1852 में इंदर सभा लिखा। अब आप देखें कि ड्रामे की इब्तदा इंदर सभा, और उसमें जितने गीत हैं, मुख्तलिफ राग रागनियों में गीत है, ठुमरी है, होली है, कि वो एक जो पूरा हिंदुस्तानी तहजीब है, एक जो पूरा मुश्तरका तहजीब है, एक जो हिंदुस्तान की अपनी शनाख्त है, पहचान है, उन तमाम का बेहतरीन नमूना हमें इंदर सभा में देखने को मिलता है। ये कहते हैं कि पूरा मंजूम ड्रामा है, पूरा मंजूम नहीं है, बीच में कुछ नसरी मकाल में भी है, 4, 6, 8, 10 मिल जाते हैं उसमें नसरी मकाल में भी। तो इंदर सभा 1852 में लिखा गया और 1854 में उसे खेला गया। और जब इंदर सभा खेला गया तो फिर उस जमाने में नाटक का नाम ही इंदर सभा पड़ गया। यानी कहीं भी कोई ड्रामा नाटक खेला जाता, ये कहा जाता कि वहां इंदर सभा खेला जा रहा है, और लोग देखने उसे आते, बहुत शौक से देखने आते। यही वजह है कि उस जमाने में जो भी नाटक खेले गए, शाये भी हुए, वो इंदर सभा के नाम से हुए, या इंदर सभा के नाम से ही उसको शनाख्त मिली। बाद में हमारे मुहक्किकीन ने उन ड्रामों के साथ या तो ड्रामा निगार का नाम या उसके जो थीम थे, उसका जो प्लॉट था, उसकी मुनासबत से उसका नाम तय किया। मिसाल के तौर पर जैसे इंदर सभा मदारी लाल, या जश्न परिस्तान, या बज़्म सुलेमान, या इस तरह के और दूसरे बहुत सारे ड्रामे हमारे सामने आते हैं। अब देखते हैं कि वाजिद अली शाह को जो है 1856 में वहां से माजूल करके कलकत्ते भेज दिया गया, और उन्होंने जो राधा कन्हैया का किस्सा लखनऊ में लिखा था, जो मुकम्मल सूरत में नहीं था, उसको कलकत्ते में वो आए, वो शौक उनके पास रहा, और यहां उन्होंने राधा कन्हैया किस्सा को मुकम्मल किया और उसे शाये किया। एक राधा वाजिद अली शाह इसलिए भी बहुत अहम है कि पहली सेंचुरी में हमें नाट्य शास्त्र मिलता है, तो उर्दू में पहली बार, या हिंदुस्तानी में हिंदी में, उर्दू हिंदी में पहली बार ड्रामे या परफॉर्मेंस या रक्स व मौसीकी के उसूल पर वाजिद अली शाह की एक किताब बनी मिलती है। बनी में भी मुख्तलिफ मुद्राएं, मुख्तलिफ रक्स, मुख्तलिफ ड्रामे के फन से मुताल्लिक़ उसमें तमाम बातें हैं। बनी है किताब का नाम, जो वाजिद अली शाह ने कलकत्ते में रहकर लिखी, और उसी किताब में उन्होंने लिखा कि राधा कन्हैया का किस्सा अब मुकम्मल सूरत में आपके सामने पेश है। यहाँ वो तमाम सहूलतें तो हमें मैसर नहीं है जो लखनऊ में हुआ करती थी, लेकिन अब ये मुकम्मल सूरत में है। और जब हम मुकम्मल वाले इंदर सभा को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं जो लखनऊ में रहकर वो नहीं लिख सकते थे, बंगाल में ही लिखा गया। जैसे वो एक किरदार के बारे में डायरेक्शंस में लिखते हैं कि वो घूंघट बंगाली काढ़े हुए सामने आती है, या जो जेवरात के नाम है उसमें बहुत से ऐसे जेवरात हैं जो बंगाल में ही पहने जाते हैं, दूसरी जगहों पे नहीं पहने जाते। तो ये है। और इंदर सभा जब बहुत मकबूल हुई, इंदर सभा जब हर जगह खेला जाने लगा, तो उसकी शोहरत पूरे शुमाली हिंद में पहुंची, और बंगाल और महाराष्ट्र वो ऐसा मरकज उस जमाने में था जहां ड्रामे की शुरुआत पहले हो चुकी थी। 1784 में बंगला में ड्रामे लिखे जाने शुरू हो गए थे, 93 में, और मराठी में भी ड्रामे खेले जा रहे थे उस जमाने में। तो और बंगाल का कल्चर ये है, बंगाल की तहजीब ये है कि वहां रक्स व मौसीकी बहुत मतलब इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि हम आम जिंदगी में भी, आम घरानों में भी ये लड़कियों को गाना और रक्स जरूर सिखाया जाता है। इसलिए वहां आप देखेंगे नजरुल गीत या रविंद्र संगीत बहुत फेमस है, या वहां के गाने वाले फेमस है, या वहां के मौसीकी बहुत ये है। तो उस तरह से बंगाल में पहले से ड्रामे का ट्रेडिशन था, और वहां रऊसा के यहाँ नाच घर हुआ करता था, उनके घरों में, जहाँ के मौसीकी के जो एक्सपर्ट हुआ करते थे वो वहां आकर उनके बच्चों को या आसपास के बच्चों को एक जगह जमा करके वहां उसकी तालीम, रक्स मौसीकी की तालीम देते थे। तो इब्तदा में उन रऊसा ने उन नाच घर को पेश किया ड्रामा के लिए कि वहां आप आइए, नाटक खेलिए। और इंदर सभा की जब शोहरत बहुत पहुंची, बहुत हुई, तो उस जमाने में बंगाल का मरकज जो है वो या तो ढाका था या मुर्शिदाबाद था, कलकत्ता उस तरह से डेवलप नहीं हुआ था। तो और ढाका में भी
लखनऊ की तरह बहुत सारी मुगन्नियाएं हुआ करती थी, रक्कासाएं हुआ करती थी, कोठे थे। तो इंदर सभा वहां पेश किया गया, और इंदर सभा जब पहले शुरू में पेश किया गया तो वो जो कोठे वाली थी, जो मुगन्नियां थी, उन लोगों की खिदमत हासिल की गई और उन्होंने उन ड्रामों में हिस्सा लिया। तो इंदर सभा खेला गया। उसके बाद ड्रामा आगे बढ़ा और एक बहुत अहम ड्रामा इमाम बख्श ने नागर सभा के नाम से लिखा। अब देखिए कि नागर सभा बंगाल का 3-4 सतहों पर कंट्रीब्यूशन है थिएटर में। मैं आम थिएटर की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तानी थिएटर की बात कर रहा हूं कि पहला कंट्रीब्यूशन तो ये है कि अब तक जो ड्रामे लिखे जा रहे थे उसमें आम इंसान किरदार के तौर पर नहीं आ रहे थे। यानी वो परियां हैं, वो शहजादे हैं, वो राजा है, वो देव है, ये उसके किरदार होते थे। इमाम बख्श ने पहली बार नागर सभा एक ऐसा ड्रामा लिखा जिसमें एक आम सपेरा और एक सपेरन जो है वो मरकजी किरदार है, उनके इश्क की दास्तान है। उसमें आम इंसान का ड्रामा में वहां हुआ और वो नागर सभा के जरिए हुआ। इमाम बख्श ने यह ड्रामा लिखा और ये ड्रामा वहां खेला गया। दूसरे कि पहली बार हिंदुस्तानी ड्रामे में खवातीन स्टेज पर बंगाल में, वो जो कोठे थे, वो जो मुगन्नियां थी, वो जो रक्कासाएं थी, उन लोगों की खिदमत हासिल की गई। तो वहां स्टेज पर उन लोगों ने खवातीन का किरदार अदा किया। बल्कि सिर्फ खवातीन का नहीं, बाज औकात तो ये भी मालूम हुआ कि मर्द का किरदार भी खवातीन ने अदा किया। और उसके बाद बहुत सारी कंपनियां बनी वहां, और कंपनियां बनी तो बहुत सारे ड्रामे लिखे जाने लगे। तो पहला तो ये कि आम इंसान का दखल ड्रामे में हुआ। दूसरे कि खवातीन स्टेज पर आई। तीसरे पहला नसरी और ड्रामा जो है वो वहां लिखा गया, बीमार बुलबुल के नाम से वहां वो ड्रामा लिखा गया। और उस बीमार बुलबुल ने एक और बड़ा काम ये किया कि पहली बार ट्रायंगुलर इश्क को वहां दिखाया गया, एक माशूक दो आशिक, ये इससे पहले नहीं आया था। तो वहां वो दिखाया गया और नस्र में ड्रामा मुकम्मल जो है वहां लिखा जाना शुरू हुआ। और उस तरह से कंपनियां बनी, बहुत सारी कंपनियां वहां बनी और बहुत मकबूल हुए ड्रामे। और जब कंपनियां बनती हैं तो आपसी चपकलिश होती है। आपसी चपकलिश हुई तो फिर वो कंपनियां आपस में झगड़ी, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू किया और उसके बाद कंपनियां टूटनी शुरू हुई। और जब वो कंपनियां टूटनी शुरू हुई तो वहां से लोग हिजरत करने लगे और वो हिजरत करके वहां से बॉम्बे की तरफ गए। और वहां पारसी थिएटर कायम तो हो चुका था लेकिन अपने तरक्की के मनाजिल तय करना अभी शुरू नहीं किया था। तो जब बंगाल में थिएटर को जवाल हुआ और यहां से लोग हिजरत करके वहां गए तो पारसी थिएटर कंपनियां आगे बढ़ना शुरू हुई और वो उनका उरूज हुआ, उन्होंने तरक्की करना शुरू किया। इसलिए ये भी हम कह सकते हैं, ये भी कहा जाता है कि अगर बंगाल में थिएटर कंपनियों को जवाल नहीं होता तो कौन जाने पारसी थिएटर कंपनियां इतनी जल्दी या उस तरह से उरूज को पहुंचती या नहीं पहुंचती। तो ये बंगाल का कंट्रीब्यूशन रहा है और बंगाल ने काम किया है, ये अहम काम किया है थिएटर के मामले में। उसी तरह से हम अगर देखते हैं कि हिंदुस्तानी थिएटर जो मैं इसलिए कह रहा हूं कि पारसी थिएटर से अलग जो थिएटर पेश किए जा रहे थे उसमें जैसे शीतल प्रसाद एक अच्छे ड्रामा निगार थे जिन्होंने जानकी मंडल लिखा, या भारतेंदु उस जमाने के बहुत अहम ड्रामा निगारों में शामिल होते हैं जिन्होंने कई ड्रामे लिखे और खुद रस्म खत भी जानते थे वो, और हिंदी में भी कई ड्रामे लिखे कि जिनमें अंधेर नगरी हम बहुत जानते हैं और बहुत मकबूल भी है उनका ड्रामा। पुराना नाच घर के नाम से जो है वहां जाना जाता था। बनारस में एक थिएटर था जिसको पुराना नाच घर कहते थे। वहां 1868 में ही जानकी मंडल खेला गया शीतल प्रसाद त्रिवेदी का, और भारतेंदु ने खुद भी कहते हैं कि उसमें अदाकारी की। और भारतेंदु जो 1850 से 1885 के दरमियान उन्होंने ड्रामे लिखे कि बहुत से ऐसे ड्रामे लिखे, जैसे नहल नाटक लिखा उन्होंने 59 में, सत्य हरिश्चंद्र लिखा 1875 में, भरत दत्त दूरदशा लिखा 1876 में, और अंधेर नगरी 1881 में लिखा, जो बहुत मकबूल हुए और हम सब लोग उससे वाकिफ है। उसी तरह से मैथिलीशरण गुप्त ने लिखा ड्रामा,
जयशंकर प्रसाद ने लिखा उस जमाने में, इब्तदाई हम देखते हैं पारसी थिएटर से अलग जो ड्रामे लिखे जा रहे थे, 1931-1928 में जयशंकर प्रसाद ने लिखा, और मैथिली शरण ने भी 1916 से 1925 के दरमियान ड्रामे लिखे। वो सब उस बीच एक जो पारसी थिएटर हम देख रहे हैं कि किस तरह से अपने उरूज पर था, किस तरह से अपने पूरे शबाब पर था, और जिस तरह से उनकी कंपनियां खुल रही थी, बंद हो रही थी, पूरे हिंदुस्तान में घूमकर ड्रामे लिखे जा रहे थे। उस बीच आप देखें कि, चलिए उस पर मैं आऊंगा बाद में, कि अब पारसी थिएटर को अगर हम देखते हैं तो पारसी थिएटर में उसका मकसद क्या था? तिजारत। जो बंगाल में थिएटर का मकसद हो गया था, वहां जवाल हुआ उसका, उसके बाद ये पारसी थिएटर बना। तो इसका मकसद क्या था? तिजारत करना। और तिजारत करने में ये होता है कि जो अवाम को पसंद है, जिसको अवाम ज्यादा चाहती है, वही हम करते हैं। और पूरे हम अगर थीम देखें, प्लॉट देखें अगर हम पारसी थिएटर का, तो उसमें एक ही प्लॉट पर तमाम ड्रामे हमें मिलते हैं कि सच और झूठ के बीच टकराव, नेकी और बदी के बीच टकराव, सच्चे और झूठे के बीच टकराव, अच्छे और बुरे के बीच टकराव, और उसी में हमेशा अच्छे की। ये पूरे पारसी थिएटर का मोटो था, और वो उस तरह से उस थीम पर पेश करते थे। तो और प्रेजेंटेशन में पारसी थिएटर ने बहुत से तजर्बे किए, बहुत सारे तजर्बे किए प्रेजेंटेशन में, और लंबे लंबे ड्रामे होते थे जिसमें 40-40 गीत हुआ करते थे, 45-45 गीत हुआ करते थे। और जो बातें हम नस्र में कह रहे हैं, मकालमे में कह रहे हैं, गीतों में कहे जाते थे, या जो गीत में कह रहे हैं उसी को फिर मुकालमे की शक्ल में कहे जाते थे। दूसरे के पारसी थिएटर के पूरे इसको अगर आप देखें तो उसमें 2 प्लॉट इब्तदाई जमाने में साथ साथ चलते थे, एक मजाहिया और एक संजीदा, जो असल प्लॉट होता था। और उसमें वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते थे। और वो प्लॉट क्यों होता था 2 अलग अलग? क्योंकि आप उस पारसी थिएटर के ड्रामों को अगर आप पढ़ें तो आप देखेंगे कि उसमें लिखा होता है पहला एक्ट 1, पहला पर्दा, दूसरा पर्दा, तीसरा पर्दा, चौथा पर्दा, 5वां पर्दा, उसका फिर से एक्ट 2 आता है, या 6वां 7वां पर्दा भी होता है। दरअसल वो पर्दा होता था एक एक सीन के लिए। जिस मान लिया कि हम बाग का मंजर पेश कर रहे हैं तो पीछे बाग की पेंटिंग हुआ करती थी और उसके सामने वो होते थे। हम अगर महल का मंजर पेश कर रहे हैं तो वो पीछे महल की तस्वीर होती थी, पेंटिंग होती थी, और उसके सामने हम मंजर पेश करते थे। उसके बाद मान लिया घर के अंदर का मंजर आया तो घर के अंदर की वो पेंटिंग होती थी और उसमें हम मंजर पेश करते थे। तो एक एक पर्दा हम उठाते जाते थे और वो मंजर तब्दील होता जाता था। इस तरह हम आखिरी पर्दे तक पहुंचते थे कि मान लिया 6 सीन का है वो एक्ट, तो 6ठे सीन तक हम पहुंचे। अब उसके बाद फिर हमें वापस आना है तो क्या करते थे कि सामने का एक पर्दा गिराते थे, और जितनी देर में हम उन 6 सीन का सेट लगाएंगे उतनी देर के लिए एक मजाहिया किरदार, एक मंजर हम वहां लिख दिया जाता था और वो पेश करते थे। उतनी ही देर का होता था, वो 5 मिनट हो, वो 7 मिनट हो, वो 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, उतनी देर का। और उस मंजर का असल ड्रामे से कोई ताल्लुक नहीं होता था। अक्सर उसमें बहुत बेतुकी बातें, हंसी मजाक की बातें, बेतुकी हरकतें, वो सब चीजें उसमें होती थी। और जब जैसे ही वो तैयार हो गया वहां, वैसे ही वो फिर असल ड्रामे की तरफ आते थे और फिर से दूसरे एक्ट का पहला मंजर होना शुरू होता था और वो पर्दा उठता था, फिर सीन का वो पर्दा सामने आ जाता था। तो इस तरह से वो पर्दा का चलता था। तो गोया कि पहला जो कॉमिक मंजर जो है, जैसे 3 एक्ट है उसमें 3 कॉमिक मंजर होते थे, और उन तीनों का अलग अलग एक दूसरे से रिश्ता भी नहीं होता था और असल ड्रामे से भी रिश्ता नहीं होता था। और प्रेजेंटेशन के लेवल पर उन्होंने ये किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए कि करतब दिखाना शुरू किया, चूंकि आवाम को वो पसंद था। अदाकारी दिखा रहे हैं, अगर अदाकारी में कोई एक बार, जैसे मुशायरों में हम ये कहते हैं ना कि मुकर्रर पढ़िए, दोबारा पढ़िए या फिर से पढ़िए, तो वैसे ही वहां जो अदाकार बहुत अच्छी अदाकारी करते थे, मान लिया मरने की अदाकारी भी बहुत अच्छी की और वो बहुत अच्छे से मरा, तो उसके बाद ऑडियंस से आवाज आती थी कि दोबारा फिर से, और वो किरदार फिर से खड़ा होता था और दोबारा मरने की अदाकारी करता था। चूंकि अवाम, बिजनेस, पैसा वो कमाना मकसद था, इसलिए वो ये करते थे। लेकिन एक्सपेरिमेंट बहुत सारे किए उसने, बहुत सारे करतब दिखाए, बहुत सारे, जैसे ऊपर से किरदार उतार रहे हैं, नीचे से किरदार उतार रहे हैं, साइड से कुछ है, जिस पर बहुत काम किया उन्होंने। लेकिन उस बीच पारसी थिएटर में ही एक ऐसा ड्रामा निगार आता है जिन्होंने उन करतबबाजी पर, उन गीतों पर को दूर रख करके, उन बिजनेस को दूर रख करके समाजी ड्रामे लिखना शुरू किए, समाज की तरफ आए। इब्तदा में उन्होंने भी वही किया, लेकिन बाद में वो समाजी ड्रामे की तरफ आए। मेरी मुराद आगा हशर काश्मीरी से है।
आगा हश्र काश्मीरी पारसी थिएटर का एक बहुत अहम नाम है, उर्दू थिएटर का एक बहुत अहम नाम है, हिंदी थिएटर का, हिंदुस्तानी थिएटर का एक बड़ा नाम। आगा हश्र ने इब्तिदा में वही किए कि वही वैसे ही गीत लिखे, वैसे ही ड्रामे लिखे, लेकिन रफ्ता रफ्ता उन्होंने समाजी ड्रामे लिखने शुरू किए। और अगर हम तारीख आजादी हिंद को भी देखना चाहें तो उसकी झलक भी हमें आगा हश्र काश्मीरी के ड्रामों में मिल जाएगी कि किस तरह से उन्होंने यहाँ के नौजवानों को तैयार किया उन ड्रामों के जरिए, किस तरह से यहाँ लोगों को उन्होंने आजादी की जंग के लिए तैयार किया, किस तरह से उन्होंने अंग्रेजों की मुखालिफत की, किस तरह से चीजों को तैयार किया। और दूसरी चीज उन्होंने ये किया कि पारसी थिएटर में जो आम रविश थी उससे हट करके, जैसे उन्होंने एक ये काम किया कि जैसे किरदार जो आ रहे हैं, पहले कोई दूसरा आकर के उस किरदार का तारुफ करता था, जैसे दुबई में संस्कृत ड्रामा में ये होता था कि एक पर्दा आता था, उसके बारे में जो किरदार को आना है तो उस पर्दे के पीछे वो किरदार है और जो दोनों तरफ से जो पर्दा पकड़े हुए हैं वो गा करके या मुकालमे के जरिए उन किरदार का तारुफ पेश करवाते थे। इन्होंने ये किया कि किरदार खुद अपनी जबान से अपनी तारीफ बयान कर रहा है, वो अच्छा हो या वो बुरा हो, दोनों सूरत में अपने बारे में खुद वो बता रहा है। जैसे उनका एक ड्रामा है खूबसूरत बला। खूबसूरत बला में शमसा एक किरदार है और शमसा जो है वो बद है, अच्छा नेक किरदार नहीं है। वो भाई अपने भतीजे की जान लेना चाहती है वो प्रॉपर्टी के लिए, और वो किरदार देखिए अपना तारुफ कैसे पेश करती है खूबसूरत बला में। इसके बाद दूसरे में सीन तीसरा उसका है और आगा हश्र शमसा की जबान से ये बात कहलवाते हैं कि देखें कैसे कहलवाते हैं कि शमसा खुद कहती है कि सांस से आग जो बरसाऊं वो अजदर हूं मैं, जिद में तूफान तो गुस्से में समंदर हूं मैं, पीस डालूंगी मिटा दूंगी फना कर दूंगी, याद रखना तेरी तकदीर का चक्कर हूं मैं। तो ये किरदार जो है खुद अपनी जबान से अपनी बात बता रहा है। या एक अच्छा किरदार जो है, नेक किरदार जो है, रुस्तम सोराब हम सब लोगों ने पढ़ा होगा, वो ड्रामा देखा होगा कि उसमें रुस्तम अपनी जबान से अपने बयान करता है कि मैं कौन हूं, क्या हूं, अपना तारुफ कराता है कि देखिए रुस्तम कैसे करवाता है कि उदू को फूंक दे वो बर्क शोला फाम हूं मैं, खुदा के कहर का एक नक्श इंतकाम हूं मैं, फना के होंठ से निकला हुआ पयाम हूं मैं, अजल के हाथ की शमशीर बेनयाम हूं मैं, ये बज़्म ऐश चलती है जो सितारों से, चलेगी अब मेरी तलवार के शरारों से। ये है रुस्तम, और ये आगा हश्र ने रुस्तम की ज़बानी उनके किरदार को बयान करवाया है। किस तरह से क्या किरदार है, क्या करते हैं, कैसे। तो आगा हश्र ने ये काम किया कि किरदार का तारुफ मोहम्मद के किरदार अपनी ज़बान से ये करता है। जी अब्दुल्ला मोहम्मद या तुम्हारे का तुम करे कहाँ बेटा, कहते कि आज चिल्ड्रंस डे, आज हमारी पैदाइश, हम नेहरू जी का नहीं पता। डॉक्टर अब्दुल्ला इम्तियाज साहब आपका माइक खुला हुआ है। शुक्रिया। तो आगा हश्र ने ये काम किया कि खुद किरदार का तारुफ किरदार की जबान से करवाया, एक किरदार हो या वो बुरा किरदार हो, अपने बारे में वो खुद बता रहा है। उसी तरह से उन्होंने, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि समाजी ड्रामे लिखना शुरू किए और समाज में जो बुराई थी उसको सामने लाना शुरू किया और उस बुराई को इस तरह से बयान करवाया कि उससे नफरत हो। एक तरफ उन्होंने ये किया कि दूसरे किरदार के जबानी किसी सामने वाले किरदार की बुराई को बयान करवाया। तो अक्सर उन्होंने ये किया कि जो जो किरदार है, यानी वो अगर बुरा है तो वो अपनी बुराई खुद बयान कर रहा है कि तुम ये ना करो। जैसे एक देखिए कि उनका ड्रामा है तुर्की हूं, उसमें शराब नोशी के खिलाफ वो बात करते हैं और अयाज एक जो नौकर है आरिफ का, वो अपने मालिक से वो कहता है, और देखिए किस अंदाज में कहता है कि अयाज कहता है कि शराब तंदुरुस्ती में घुन लगाती है, अमीरों से भीख मंगवाती है, शरीफों से जुर्म करवाती है,
पढ़े लिखों को कुत्ते की तरह कीचड़ में लटाती है, भाई बेटे के मुंह से माँ बहन को गालियां सुनवाती है, शराबी शौहरों के हुक्म से तंग आई हुई बीवियों को बाजार की रंडी बनाकर कोठों पर बिठाती है, ऐसी गंदी और खौफनाक चीज को मत छुओ। और इस मुंह पर थूकने के साथ हमेशा के लिए इस बोतल पर भी थूक। ये जो है आरिफ का नौकर अयाज है, वो ये बात कहता है अपने मालिक से, और वो इस तरह की बात ये करता है। उसी तरह उन्होंने ये किया है कि जो किरदार बुरा है वो अपनी बुराई खुद बयान करता है और सामने वाले की ताकीद करता है कि तुम इस बुराई में मत हो, तुम मत आओ यहां। जैसे कोठे पर एक धंधा करने वाली खातून है आंख का नशा एक ड्रामा है, उसमें काम लेता है। वो जो है सो अपने बारे में या उस धंधे के बारे में ये कहती है कि यहाँ मत आओ, अपना पैसा क्यों खर्च करती हो। जैसे माधव ये कहता है कि शर्म, मैं कैसी शर्म करूं, घर का पवित्र प्रसाद छोड़कर बाजार की झूठी थाली पर मक्खन बनकर नहीं गिरता। शर्म आना चाहिए जो रंडी के घर में जेब का पैसा खर्च करके बेवकूफ बनते हैं। शर्म उन्हें आना चाहिए जो घर की स्त्रियों से तो सेवा करवाते हैं और यहां आकर इन रंडियों के पांव दबाते हैं। ये एक तो वो किरदार बोल रहा है। दूसरी तरफ खुद ड्रामा है आंख का नशा में ही कामनी। अब देखिए कि कामनी कैसे, अब कोई भी बिजनेसमैन होगा, कोई भी अपना जिनका काम चल रहा होगा, वो अपना काम बंद करवाने के लिए इस तरह के मकालमे नहीं अदा कर सकते, वो ये नहीं कह सकती है। लेकिन कामनी के जरिए आगा हश्र ने ये बात कहलाई और हाशरी कर सकते थे, दूसरा कोई नहीं कर सकता था। कि आंख का नशा में ही कामनी कहती है, जो उसके पास आया हुआ है, शरीफ लोग आए हुए हैं, घर का चीजों को छोड़ के आए हुए हैं, ये कामनी कहती है कि देखे कि जानती हूं आप लोग नाज नखरे लपट झपट और पीने झूमने का मजा चाहते हैं, और ये सब मजे रंडी के ही घर पे मिल सकते हैं, गृहस्थी के पवित्र मंदिर में नहीं मिल सकते। घर की स्त्री प्रेम कर सकती है लेकिन हमारी तरह निर्लज्ज नहीं बन सकती, सर झुका बातें सुन सकती है लेकिन भवों को टेढ़ी कर तुम या तू तो नहीं कह सकती, पति के पांव चूमती है लेकिन रंडियों की तरह बिगड़कर पति को लात नहीं मार सकती। फिर आप लोग घर की स्त्री से किस तरह खुश हो सकते हैं। ये आगा हश्र है। और ये देखिए कि किस तरह वो कामनी उसको कह रही है, उसको एक तरह से जलील कर रही है कि तुम क्या कर रहे हो, सोसाइटी को कहां ले जा रहे हो, अपने घर को छोड़ के क्यों यहां आ रहे हो। ये और इसकी जबान भी आपने देखी कि जो जबान इस्तेमाल की है वो उस कामनी के किरदार की मुनासिबत से जबान इस्तेमाल की है। इससे पहले जिस जबान में आरिफ बात करता है, जिस जबान में अयाज बात करता है, जबान में इन्होंने बात नहीं की है, यहां किरदार बदला है तो उसकी जबान बदली है। और आगा हश्र ने इसी तरह से कई ऐसे जो है कि जो अंग्रेज आए और यहाँ उन्होंने अपना सिस्टम लागू किया और अपनी चीजें ये की, अपने कल्चर को करने की कोशिश, कई किरदारों से उन्होंने इस तरह के मकाल में अदा करवाए। जिनसे कमला है वो ये कहती है कि नो नो नो, अब शादी उसकी होने वाली है और उसका बाप के पास हमारे अपने हिंदुस्तानी तहजीब से होनी चाहिए, और वो कहती है कि नहीं मैं हिंदुस्तानी तहजीब से शादी नहीं करूंगी। और उसके लिए जिस तरह का जुमला इस्तेमाल करती है, वो कहती है नो नो नो, इट इज ओल्ड सिस्टम, आई डोंट वांट लगन मंडप। बाबा पुराने फैशन से बिया हुआ तो सिविलाइज्ड सोसाइटी हम पर हंसेगी, कहेगी लड़की भी बेवकूफ और बाप भी उल्लू। तो ये जो पूरी वो तहजीब थी, उस तहजीब का मजाक भी उड़ा रहे हैं। वो अपनी चीजों का को आगे बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ उस तहजीब का मजाक भी उड़ा रहे हैं। वो उस तहजीब को उससे दूर भी जा रहे हैं वो, और उसी तहजीब की मुखालफत करते हुए, उस अंग्रेजों की मुखालफत करते हुए जो उसको ललकारते भी हैं, उन्हीं किरदारों की मदद से अपने मुल्क से मोहब्बत का एहसास भी दिलाते हैं अपने लोगों को, अपने अवाम को। एक ड्रामा उनका है यहूदी की लड़की। अब यहूदी की लड़की के मकालमे को अगर आप देखें तो सीधे सीधे ये होगा कि हम अंग्रेजों को के खिलाफ बात कर रहे हैं, अंग्रेजों को नहीं को ललकार रहे हैं। कि जैसे उनका मकालमा है यहूदी की लड़की में, देखें कि कहता है मुजालिम के खिलाफ कैसे आवाज उठाता है आगा हश्र कि तुम सितम करते रहे
और हम सितम देखा किए, खानुमा बर्बाद होकर रंजो गम देखा किए, सर हुए तेगो अदावत से कलम देखा किए, तुमने की लाखों जफाएं और हम देखा किए, जुल्म का हम पर मगर उल्टा असर होता गया, छांटने से नस्ल कौमी बारबर होता गया। कि जितना तुम जुल्म करोगे उतना ही हमारे दरख्तों में और कोंपलें आएंगी। दरख्त की जब कहते हैं कि उसको छांटते हैं तो उसमें नई कोंपलें आती हैं, तो तुम जितना हम पर जुल्म करोगे और नए लोग आएंगे और हमारी तादाद बढ़ेगी। जितना उसको छांटोगे उतना ही हमारी इजाफा होगा हम में, और वो इजाफा ऐसा होगा कि फिर तुमको हम ललकारेंगे कि तुम ही हो जिसने फूंक डाला साथ दिल के वतन, जिसने बिगाड़ा है ये घर, जिसने उजाड़ा है चमन, जिसने तुम अपना जुल्म इस आंख उस दिले रंजूर से देखो, जले और तमाशा दूर से देखो। ये आगा हश्र है। और ये इस तरह से अपने ड्रामों के जरिए मैंने अर्ज किया कि अपने अवाम लोगों को, अपने हिंदुस्तानी के जज्बों को उभारने की कोशिश की उन्होंने। उस जंग आजादी में उन्होंने हिस्सा लिया और फिर हिस्सा लेते हुए वो ऐसे ललकारते हैं फाइनली कि उनका एक बरतानवी इसको ललकारते हैं, बरतानी हुकूमत को ललकारते हैं वो कि ओ दुनिया वालों, हिंद के आते हैं दीवाने, तुम छोड़ दो रास्ता, हुए हैं शेर रवाने, शीशे की गोलियों से भी महफूज है सीने, आते हैं हमें देख कर दुश्मन को पसीने, मरमर के जीत रहने के है याद करीने, हथियार हिंदुस्तान के चले हैं लहू पीने, ये मुल्क हिंदुस्तान हमारा है हमारा, झंडे पे सूरज व कहीं चांद सितारा, मंदिर के साथ खेलता मस्जिद का किनारा, काशी में चूमता जिन्हें गंगा का किनारा। और देखें कि अजान सुन के हैं शंख बजाने, अजान हम चले हैं शंख बजाने, ओ दुनिया वालों हिंद के आए हैं दीवाने। कि ये है आगा हश्र, ये है पारसी थिएटर का जोर, और ये है अंग्रेजों की मुखालफत, और ये है हमारे हिंदुस्तानी के दिलों में जज्बा भरने का मामला। आगा हश्र का एक और बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मैं बहुत मुख्तसरन, चूंकि वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है, मैं चाहता हूं कि पहुंचूं जदीद ड्रामे तक, कि आगा हश्र का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन और एक ये है कि उन्होंने तरक्की पसंद तहरीक 36 में शुरू हुई, लेकिन उनकी तमाम निशानियां जो है आगा हश्र को मिली। और वो जबान की भी जो बात कर रहा हूं मैं, उस जबान का भी फर्क ये देखें कि दो टुकड़े में पढ़ना चाहूंगा, और उस तरक्की पसंदी को देखें, उस सोशलिज्म को देखें, उस इश्तराकियत को देखें, और उस मजलूम की हिमायत को देखें, और जालिमों की मुखालफत को देखें कि इन मकालमों में कैसे वो ये कहते हैं, और मजहरी रवादारी को किस तरह से वो पेश करते हैं। कि देखें कि वो कहते हैं, जबान देखें यहाँ कि हम आगा हश्र को जिस जबान का ड्रामा निगार के तौर पर मानते हैं, और जो भी ये मानते हैं, वो थीम जो मैंने बिल्कुल इब्तिदा में अर्ज किया था कि जबान जो है वो प्लॉट की होती है, किरदार की होती है। और एक ड्रामा उनका है सीता बनवास, और सीता बनवास में वो किस जबान में और क्या बात कहते हैं वो देखें आप। कि सीता बनवास में वो कहते हैं कि क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के समान शूद्र, पुरुष और स्त्री जन्म नहीं लेते? स्वभाव, हृदय, ज्ञान और विवेक नहीं रखते? फिर शक्ति और शिक्षा के प्रभाव के सिवा उनमें और दूसरे मनुष्यों में क्या भेद है? हे शत्रुघ्न, जड़ खोखली हो वो वृक्ष जिसके स्तंभ बूदे हो, वो छत जिसकी नींव हिल रही हो, वो घर और जिसमें थोड़े आदमी उच्च जाति में जन्म लेने के कारण अपनी मातृभूमि के करोड़ों बच्चों को बलहीन, शिक्षाहीन, अधिकारहीन, दास बनाकर अपने पैरों के नीचे रखना चाहते हो, वो देश कम दीर्घ समय तक सर ऊंचा किए हुए अपनी जगह पर खड़ा नहीं रह सकता। ये आगा हश्र है, और ये सीता बनवास में किरदार की जबान है। किस तरह से वो मजहबी रवादारी, इश्तराकियत, सोशलिज्म, भेदभाव को दूर रखने की कोशिश की है उन्होंने। वैसे ही कि अब देखें कि दूसरी जबान में एक उनका ड्रामा है, गरीब है खाकान, उसका किरदार है, और ड्रामा सफेद खून में
वो देखें कि किस जबान में फिर इस इश्तराकियत को बयान करते हैं और इन चीजों के बारे में बात करते हैं। वो ये खाकान कहते का किरदार का मकालमा है कि गरीब, क्या कहा, गरीब, क्या किसी गरीब का बिना कसूर जिगर चाक कर डालूं, पीस डालूं, खाक कर डालूं? क्यों? इसलिए, क्या इसलिए कि उन्होंने पहनने के लिए जरी का चीथड़ा नहीं पाया? क्या गरीब के पास आंख, कान, हाथ, पांव, होश जोश नहीं है जो अमीर रखते हैं? क्या आफताब अमीरों के महफिलों की तरह गरीबों की झोपड़ों पर अपनी रोशनी नहीं डालता? क्या इस जमीन पर खुदा ने उसको चलने का हुक्म नहीं दिया है जिस पर अमीर चल सकते हैं? क्या ये आसमान अमीरों को अपनी छत के नीचे बिठाता है और गरीबों को धक्के मारकर निकाल देता है? जा देख, एक अमीर और एक गरीब दोनों की कब्र खोद कर देख, फिर मालूम हो जाएगा कि मौत के बाद उनकी क्या हालत होती है। ये है आगा हशर और ये है ड्रामे की जबान कि सीता वनवास में आगा हशर ने किस जबान का इस्तेमाल किया है किरदार की मुनासबत से, प्लॉट की मुनासबत से, और वहीं ये गरीब की दुनिया में किस जबान का इस्तेमाल करते हैं और अपनी बात किस तरह से कहते हैं। तो गोया पारसी थिएटर को हम एक तरह से हम देखते हैं कि सिर्फ तिजारत 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 है, तो सिर्फ तिजारत नहीं है, वो आगा हशर के आने के बाद उसमें तब्दीलियां आई, फिर सोशलिज्म उसमें आया, उसमें हिंदुस्तान की जंग आजादी आई, उसमें जबान में तब्दीली आई, उसमें पेशकश में तब्दीली आई और बामकसद ड्रामा लिखे जाने लगा। और एक काम आगा हशर ने ये किया, उन्हें वो जो मैंने अर्ज किया शुरू में कि मजाहिया प्लॉट अलग चलता था और असल प्लॉट अलग चलता था, आगा हशर ने उन दोनों को मिलाया कि वो अलग से कुछ नहीं है, सिर्फ हंसी मजाक की चीज नहीं है। जैसा कि मैंने वो मकालमा अभी पढ़ा था कि नो 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 इट इज ओल्ड फैशन, ये मजाहिया किरदार का प्लॉट का हिस्सा था कि असल प्लॉट में जो किरदार है उनको वो एक या दो किरदार को मजाहिया में भी ले आए और मजाहिया में जो किरदार पेश किया उसको भी असल मंजर में कहीं ना कहीं उसको शामिल कर लिया। और वहां वही समाज की बातें, अंग्रेजों के खिलाफ बातें, अंग्रेजी तहजीब के खिलाफ बातें, हिंदुस्तान की अहमियत, हिंदुस्तानी समाज की अहमियत, हिंदुस्तान की तहरीक आजादी की अहमियत, इन पर बात की उन्होंने। उनके ड्रामे को बगौर हम पढ़ें तो ये तमाम चीजें हमें देखने को मिल जाएंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि पारसी थिएटर जब इतना अहम किरदार अदा कर रहा था तो उसका जवाल क्यों? पारसी थिएटर का बुनियादी मकसद, जैसा कि मैंने अर्ज किया, कि वो तफरीह था, और हमेशा जब तफरीह का दूसरा कोई सामान आपके पास आता है तो चूंकि वो थोड़ा सा अलग होता है, नया होता है, तो आप पिछली चीजों को थोड़ा सा नेगलेक्ट करके उनकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। और उस तफरीह के तौर पर उसकी दो डाउनफॉल की एक वजह तो यह है कि जंग आजादी हमारी शुरू हो चुकी थी और उरूज पर पहुंच रही थी। पारसी थिएटर का जवाल हम 1930 के आसपास मानते हैं, 30, 35, 36 तक आकर के उसका जवाल, 36 में आके फाइनल जवाल हुआ, 25-26 से उसका जवाल शुरू हुआ। तो एक तो यह कि जंग आजादी हमारी शुरू हो गई थी, दूसरे उसी जमाने में तफरीह का एक दूसरा जरिया फिल्म आना शुरू हो गया था। और हम लोगों ने सुना है कि एक टिकट पर दो खेल, ये उसी जमाने का ये नारा था, एक टिकट पर दो खेल। ड्रामा पॉपुलर था, ड्रामा लोग बहुत पसंद करते थे, तो ड्रामे के लिए टिकट बेचा जाता था और उसके बाद ड्रामा पेश करने से पहले जो पीछे साइक्लोरामा जिसको हम कहते हैं ड्रामे की जबान में, या फिल्म दिखाने के लिए जो पर्दा होता है, वो होता है अभी भी स्टेज में भी, तो उस पर पहले वो ड्रामा शुरू होने से पहले फिल्म दिखाते थे मुफ्त में, फ्री में। तो शुरू में पब्लिक तो बोर होती थी कि ये क्या दिखाने लगे, वैसे ही जैसे एक जमाने तक, अब तो नहीं, कि सिनेमा घरों में फिल्म देखने आप अगर जाइए तो पहले फिल्म डिवीजन की एक भेंट करके एक कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म हमें दिखाई जाती थी। तो बहुत, जब लोग रेगुलर सिनेमा देखने वाले होते हैं तो उनको मालूम होता था कि ये 5 मिनट या 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म होगी, तो उतनी देर के बाद ही हम सिनेमा हॉल में एंटर करते थे। या अब जो है कि वो इश्तिहार दिखाया जाता है, लेकिन अब इश्तिहार में इतना ग्लैमर होता है कि हम उसको देखने के लिए शौक से पहुंचते हैं। तो उस जमाने में भी पहले दिखाई जाती थी, बाद में नाटक दिखाया जाता था, और रफ्ता रफ्ता वैसे ही कि जैसे किसी चीज की लत लगाना हमें होता है तो हमें मुफ्त में दिया जाता है पहले, फिर एक के साथ एक फ्री होता है, और उसके बाद फिर उसकी दोगुनी कीमत पर
हमें वो चीज खरीदवाई जाती है। आजकल भी अगर हम देखें या अक्सर सेल लगाया जाता है तो वहां हम जाते हैं कि एक के साथ एक मुफ्त, यानी वो आउटडेटेड चीजें हो चुकी हैं तो एक के साथ एक दे देते हैं, एक के साथ 2, एक के साथ 4 तक का ऑफर होता है और उसमें हम खरीद लेते हैं और उसकी उतनी ही दिन वो चलते हैं जितने दिन में एक चलता बहुत अच्छा होता कोई। तो ये जो एक होता है आदत लगाना, तो वो आदत लगाने का काम सिनेमा ने भी किया कि वो पहले मुफ्त में दिखाना शुरू किया, रफ्ता रफ्ता लोग उसके आदी होते चले गए, बोलती फिल्म आई तो थिएटर का जवाल शुरू हुआ। और थिएटर, ये कहा जाता है कि थिएटर, आपासी थिएटर के खात्मे के बाद उर्दू ड्रामे का जवाल हो गया। ये हकीकत नहीं है। जवाल हुआ, प्रोग्रेसिव मूवमेंट भी आ गई, सिनेमा भी आ गया, आजादी की जंग भी हमारे सामने आ गई और इस वजह से ये जो खालिस तफरीह था उसका जवाल हुआ और अब हमारे यहाँ सोशल ड्रामे की इब्तिदा हुई। तरक्की पसंद तहरीक आई, उसके बाद हम देखते हैं कि 1942 में आईपीटीए का कयाम अमल में आया, इब्तिदा को हम कहते हैं। दूसरे बहुत से ऐसे थिएटर ड्रामे किए गए, मोहम्मद मुजीब हैं और दूसरे लोग ऐसे थे जिन्होंने सोशल ड्रामे लिखे, तारीखी ड्रामे लिखे। इस बीच में ही जो पारसी थिएटर का जवाल की एक वजह मुझे ये भी नजर आती है, शायद आप में मुझसे मुत्तफिक ना हो, कि उस बीच में एक ऐसा ड्रामा लिखा गया जो उस वक्त की मुनासबत से न तो बेहतर था न आज की मुनासबत से वो बेहतर है ड्रामे की तारीख में। मेरी मुराद इम्तियाज अली ताज का ड्रामा अनारकली से है। अनारकली ड्रामा, इम्तियाज अली ताज खुद बहुत अच्छे थिएटर जानते थे, थिएटर पर बहुत किताबें उन्होंने पारसी थिएटर के ड्रामा एडिट किया है। मैं ये नहीं कहता कि वो ड्रामे से वाकिफ नहीं थे या परफॉर्मेंस वाले ड्रामे से वाकिफ नहीं थे। उन्होंने दानिस्ता एक ऐसा ड्रामा लिखा जिसको मुकम्मल सूरत में आज तक खेला नहीं गया है, और जिस ड्रामे को आज तक खेला ना गया हो उसको हम ड्रामा कैसे मान लेंगे? क्या सिर्फ मकालमे की शक्ल में लिखी हुई तहरीर को हम ड्रामा कह देंगे? या किसी फिल्म की स्क्रिप्ट भी मकालमे की शक्ल में लिखी जाती है उसको हम ड्रामा तो नहीं कहते हैं? हमारे पास जो उर्दू अदब से वाबस्ता लोग हैं वो देखें कि काजी अब्दुल गफ्फार ने लैला के खुतूत और मजनू की डायरी लिखी, नॉवेल लिखा। लैला के खुतूत खुतूत की शक्ल में है, मजनू की डायरी डायरी की शक्ल में है। हम उसको खुतूत नहीं कह रहे हैं, हम उसको डायरी नहीं कह रहे हैं, हम उसको नॉवेल कह रहे हैं। तो अगर खुतूत की शक्ल में लिखी हुई चीज को हम खुतूत नहीं कह रहे हैं तो सिर्फ मकालमे की शक्ल में लिखी हुई चीज को ड्रामा हम कैसे मान लेंगे? तो इम्तियाज अली ताज ने तो ये गजब किया कि उन्होंने अनारकली लिखा और वो उन्होंने लिखा तो लिखा, हमारे सहूलत पसंद नाक़िदीन ने उसको शाहकार बना दिया। सहूलत पसंद नाक़िदीन इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी ड्रामे का सफर ड्रामा निगार की मेज से तनकीद निगार की मेज और तनकीद निगार से मेज से कारी के मेज तक का सफर गैर फिक्री है। गैर फिक्री इसलिए है कि बीच का स्टेज गायब हो गया। ड्रामा लिखने के बाद स्टेज पर आना चाहिए, स्टेज के बाद उस पर तनकीद होनी चाहिए, तनकीद के बाद उसको पढ़ा जाना चाहिए। ड्रामा लिखने के बाद स्टेज पर आना चाहिए, उसको वहां नाजरीन मिलना चाहिए, फिर नाजरीन के तासुरात होने चाहिए। वो अनारकली के साथ नहीं हुआ। अनारकली में जो मनाजिर पेश किए गए उसको स्टेज पर नहीं पेश किया जा सकता। आज भी अलामती स्टेज होने के बावजूद जो मंजर बयान किए गए हैं वो नहीं हम पेश कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि वो ड्रामे की मुनासबत से, स्टेज की मुनासबत से गैर फिक्री है। वो जानते हुए वो नहीं लिखा और उस पर हमारे तनकीद निगारों ने उसको शाहकार बना करके हमारे सहूलत पसंद तख्लीकारों के लिए, ड्रामा निगारों के लिए ये कर दिया कि अच्छा वैसा ड्रामा लिखो तो आप बड़े ड्रामा निगार कहलाओगे और आपका ड्रामा शाहकार होगा। तो उन्होंने ऐसे ड्रामे लिखने शुरू किए जिसको स्टेज न किया जा सके। कई ड्रामे मैंने ऐसे पढ़े कि जिसमें ड्रामा निगार डायरेक्शंस में ये लिख रहे हैं कि मान लीजिए कि 3 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा स्टेज हो। कैसे मान ले भाई? वहां तो सब कुछ हमें दिखना है, मानने से कुछ नहीं चलेगा। वहां मान ले कि हम उड़ रहे हैं, नहीं चलेगा, हमें उड़ के दिखाना होगा स्टेज पर। मान ले कि उसे तमाचा मारा, मान लेने से नहीं होगा, हमें मार के दिखाना होगा। वो एक आवाज आएगी, वो भले उनके चेहरे पर लगे या ना लगे, लेकिन नाजरीन हमारे चूंकि बहुत, हिंदी में कहें दयालु होते हैं, बहुत फराखदिल होते हैं, वो उसको मान लेते हैं
कि हम अगर उनको ये दिखाते हैं, अरे वो देखो चांद, तो ये मान लेते हैं कि अच्छा वहां चांद है, और हम साइक्लोर वहां पर एक लाइट के जरिए वो दिखा भी देते हैं। तो उस तरह से अगर हम मान लिया तो थप्पड़ मारते हैं, तो वो थप्पड़ उनको लगे या ना लगे, लेकिन वो हमें महसूस होता है कि थप्पड़ लगा उसको, कि अगर हम किसी को थप्पड़ मारा है तो ये मारा और ये पकड़ा हमने, तो ये लगा कि थप्पड़ लगा उसको, ये आवाज भी आई आपको। तो वो उसकी टेक्निक है जो उससे हमने आपको लगता है कि वो ऐसा हुआ। तो वो करके दिखाने का अमल है, वहां मान लेने का अमल नहीं है। और इस ड्रामे में सब कुछ मान लिया जा रहा है, तो मानने से ड्रामा नहीं होगा। और निगारों ने उसको शाहकार बना करके हमारे ड्रामा निगारों के सामने एक नमूना पेश करने की कोशिश की कि एक ऐसा ड्रामा लिखो तो ड्रामा निगार कहलाओगे। और इसलिए 1 सफ़े के 2 सफ़े के ड्रामे भी लिखे गए और 1,000 किरदार के ड्रामे लिखे गए। 900 किरदार, 800 किरदार कैसे स्टेज पर लाएंगे? वो फिल्म हो सकती है, वो ड्रामा नहीं हो सकता है। वो ड्रामे का वही जो है कि 25 फीट या 30 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा, यही स्टेज होगा। उसी स्टेज पर आपको सब कुछ करके दिखाना है। एक दूसरे मंजर की तब्दीली में बीच में वक्त भी नहीं होना चाहिए। वो उस वक्त का भी ख्याल रखना है कि मंजर को तब्दील करने में कितना वक्त लगेगा, हमें अगला सेट लगाने में कितना टाइम लगेगा। इसके लिए हम वो सब चीजें कर सकते हैं, स्टेज पर दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते हैं। उसकी एक वजह यह भी हुई कि हम फिल्मों की तरफ जब राग़िब हुए तो उस तरह से हमने ड्रामा, वो हमें पसंद आया, वो हमने लिखना शुरू किया। या उस तरह की तनकीद हमने वैसे ही लिखनी शुरू की कि बगैर ड्रामा देखे हुए बहुत से ऐसे तनकीद निगार आपको मिलेंगे उर्दू ड्रामे के कि जिन्होंने कोई एक ऐसी ड्रामे का मिसाल बता दे जो उससे पहले उन्होंने किसी किताब में ना आया हो। किताबें पढ़ करके तनकीद हम लिख रहे हैं, देख करके अगर हम लिखेंगे ड्रामा देख करके उसकी तनकीद लिखी जाएगी तो ड्रामे की तनकीद होगी। क्योंकि हम सबको मालूम है, उसी फिल्म की मिसाल में से जैसे दूर दीवार की फिल्म की मिसाल है वो कि शशि कपूर जो है अमिताभ बच्चन से ये कहते हैं या हाँ कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, ये है, वो है, ऐसा है, ऐसा है, वैसा है, तुम्हारे पास क्या है? और वहां मालूम हुआ कि उस स्क्रिप्ट में फिर बहुत सारी लाइनें लिखी गई थी, आखिर में लिखा गया था कि मेरे पास माँ है। तो हिदायतकार ने यह किया कि उन तमाम लाइनों को काट करके सिर्फ एक लाइन रखा कि मेरे पास माँ है। तो वो ड्रामा स्टेज पर आकर के मुकम्मल होता है, और अगर वो स्टेज नहीं किया गया तो वो ड्रामा मुकम्मल नहीं है। ठीक वैसे ही वो स्क्रिप्ट तो हो सकती है लेकिन ड्रामा नहीं हो सकता है। वैसे ही जैसे एक इंजीनियर किसी कागज पर किसी इमारत का नक्शा बनाता है तो उस नक्शे को हम इमारत नहीं कहते हैं, उसको नक्शा ही हम कहते हैं। और जब वो नक्शा एक किसी जमीन के टुकड़े पर ईंट, गाड़ा, मुलाजिम, मजदूर, इंजीनियर, सीमेंट, बालू, रॉड, इन सब की मदद से एक इमारत जब खड़ी होती है, उसमें रंग रोगन जब लगा दिया जाता है, उनके अंदर जब बहुत सारे शेप्स बन जाते हैं, तब वो इमारत कहलाती है। वैसे ही ड्रामे की वो जो स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट जमीन का टुकड़ा का मतलब वो स्टेज है, वो जो मजदूर है वो एक्टर है, वो जो इंजीनियर है वो हिदायतकार है, वो जो रंग रोगन, ईंट, गाड़ा, बालू है वो कॉस्ट्यूम है, मेकअप है, म्यूजिक है, लाइट है, ये तमाम चीजें जो है वो चीजें, वो जब सब बनने के बाद आपको स्टेज पर परफॉर्म होता हुआ दिखता है, तब वो ड्रामा है, तब वो इमारत है। तो ये हम बीच का हिस्सा गायब करके अब हम ये कर रहे हैं। पहले खेला जाता था, बाद में शाये होता था ड्रामा। अब यह है कि पहले शाये होने लगा, खेला जाए या ना खेला जाए। खैर, ये एक अलग बहस एक ये है। तो पारसी थिएटर का जवाल जब हुआ तो 1942 में इप्टा आया, और उसमें जवाल के इसमें जो है मैंने इम्तियाज अली अनारकली को मैं मुकम्मल ड्रामा नहीं मानता, ड्रामा शक्ल में एक तहरीर जरूर है, लेकिन अब तक वो खेला नहीं गया है और इससे नुकसान हुआ है ड्रामे का। तो इधर तजारती थिएटर का जवाल हुआ, दूसरी तरफ सोशल ड्रामे शुरू हुए, और IPTA जिसको हम इप्टा कहते हैं उसकी शुरुआत हुई, और इप्टा ने सोशल ड्रामे शुरू किए। 1942 में अंजलि सलवा की निगरानी में यह कायम हुआ। और आप अगर सिर्फ फहरिस्त उन ड्रामों की देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे ड्रामे खेले गए और कितने ड्रामे खेले गए। अब तक हजारों ड्रामे खेले गए हैं। और इप्टा की खास बात यह थी कि वो मुख्तलिफ रियासतों में वहां की जबान जो थी उस जबान में वो ड्रामे खेले जाने लगे। यानी अब सिर्फ ये हिंदुस्तानी, हिंदी, उर्दू जबान में नहीं ड्रामे खेले जा रहे थे, मरकजी टीम हिंदी उर्दू में खेल रहे थे, हिंदुस्तानी में खेल रहे थे,
लेकिन लोकल टीवी बंगाल में, बांग्ला में, आंध्रा में, तेलुगु में, केरल में और अलग अलग जगहों पे उस जमाने में ड्रामे इप्टा के जरिए खेले जा रहे थे और बहुत सारी इसकी शाखें बनी। सिर्फ आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश नाट्य मंडली के नाम से 250 शाखें उनकी रही है एक जमाने में, और अभी भी बहुत सारी इप्टा की शाखें हैं। तो अगर देखें मरकजी टीम को, अगर हम देखें तो पहला ड्रामा सदा जाफरी का ये किसका खून है खेला गया, फिर ख्वाजा अहमद अब्बास का जुबैदा, ख्वाजा अहमद अब्बास का फिर मैं कौन हूँ, या बल्लाद साहनी का झाड़ू, जादू की कुर्सी, या भीष्म साहनी के और ख्वाजा अहमद अब्बास ने मिलकर भूत गाड़ी लिखा था। इसमें चुगताई का धानी बाके, विश्वामित्र आदिल का सड़क के किनारे, कृष्णचंद्र का झाड़ू, उपेंद्रनाथ अश्क का दंगा, हबीब तनवीर का जालीदार पर्दे, ए.के. हंगल का सूरज और विश्वामित्र आदिल की रोटियां, और इस तरह से बहुत सारे ड्रामे, आखिरी शमा कैफी आजमी का, शर्मा शर्मा की बकरी हबीब तनवीर ने फिल्म मुटनाम का सत्याग्रह किया था, और इस तरह से बहुत सारे ड्रामे ले गए। तो इप्टा का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि पूरे हिंदुस्तान में घूम करके फिर वो जो प्रोसिनियम के अपने लवाजमात थे उसको इन्होंने तोड़ा कि हमें इतना लवाजमात नहीं चाहिए, हम खुले जगहों पे भी कर सकते हैं, हम ट्रक के डालों पर भी खड़े होकर के ड्रामा कर सकते हैं, और हमें जो स्पेस मिलेगा उस स्पेस में हम ड्रामा कर सकते हैं। यानी उसको एक लिक्विड की तरह उन्होंने इस्तेमाल किया, सॉलिड की तरह नहीं कि उसको उतना स्पेस चाहिए ही, लिक्विड है कि जिस तरह का शेप होगा उसमें वो अपना गिर जाएगा, उसमें वो शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो उस तरह से उन्होंने इसको पेश किया। उसी तरह से 1900 चूंकि इप्टा का एक खास मकसद, खास तंजीम से भी वाबस्तगी थी, तो इसलिए उसको वहां से कुछ लोग ऐसे थे जो उस आइडियोलॉजी को नहीं मानते थे, थिएटर करना चाहते थे, तो उन्होंने फिर उसको जो है तो उससे अलग होकर के अलग अलग थिएटर कायम किया। जैसे पृथ्वीराज कपूर ने पृथ्वी थिएटर के नाम से एक थिएटर कायम किया, उसी तरह से उत्पल दत्त ने लिटिल थिएटर के नाम से अपना ग्रुप कायम कर लिया एक तरह से निकल करके, और दूसरे बहुत सारे लोग थे जो निकल गए। पृथ्वी थिएटर का कंट्रीब्यूशन इसलिए मैं यहाँ खास बात करना चाहता हूँ कि पृथ्वी थिएटर पर उर्दू ड्रामे की तारीख या हिंदुस्तानी ड्रामे की तारीख में बहुत कम बात होती है, या नहीं, उर्दू में तो बात होती ही नहीं है। पृथ्वी थिएटर ऐसा ग्रुप था, पृथ्वीराज कपूर ने बनाया था, कि जो खाली उर्दू में ही ड्रामे करता था। एक अगर पहला ड्रामा शकुंतला को अगर हम छोड़ दें जो तर्जुमा किया था, तो बाकी ड्रामे जो है वो उनके उर्दू में ही है। तो उसको जो है देखें अगर आप, तो पहला ड्रामा शकुंतला उन्होंने 1944 में खेला था, और ये फिर पारसी तर्ज पर अपनी कंपनी बनाई थी, और वहां वो मुख्तलिफ इलाकों में हिंदुस्तान में ट्रेवल किया करते थे। कि 1944 में उन्होंने शकुंतला पेश किया तो 12 शो हुए, यानी एक ड्रामा के 212 शो किए उन्होंने। उसके बाद आप हिंदुस्तान की जंग आजादी की तारीख की तरतीब को जहन में रखो तो इनके ड्रामों की अहमियत आपको सामने नजर आ जाएगी जो उर्दू में उन्होंने ड्रामे पेश किए। उसके बाद 1945 में ड्रामा दीवार पेश किया, पृथ्वीराज कपूर और इंदिराज आनंद ने मिलकर के लिखा था, और इसके 712 शो हुए। और ये दीवार दो भाइयों के बीच की कहानी है जो एक आंगन में दीवार खड़ी की जाती है। 45 में वो ये बात कह रहे हैं और 47 में हमारे सामने वो चीज आ गई। उसके बाद ड्रामा उन्होंने पठान लिखा, लालचंद बिस्मिल पेशावरी ने एक ड्रामा लिखा, पृथ्वीराज कपूर ने इसे पेश किया 1947 में। हर आदमी अपनी पीठ ठोक रहा है, हर आदमी अपने आप को चैंपियन बना रहा है, वहां पृथ्वीराज कपूर ने आईना दिखाने की कोशिश की और इसके 558 शोज हुए। इसके बाद एक ड्रामा बहुत आता है, इंदिराज आनंद ने लिखा गद्दार, के जो बातें उस वक्त हो रही थी 1948 में ये ड्रामा खेला गया, 262 शोज हुए, उसमें गद्दार कौन है। और इस ड्रामे को खेलने के लिए जो है तो परमिशन नहीं मिल रही थी उनको पहले, बाद में फिर उनको बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली। उसके बाद ड्रामा उन्होंने लिखा आहुति। आहुति ड्रामा जब लिखा गया, ये 1949 में खेला गया, तो उस जमाने में उर्दू रस्म खत जानने वाले तमाम अदाकार थे और ये ड्रामा देवनागरी रस्म खत में उनको दिया गया। तमाम अदाकारों ने एक तरह से एहतजाज किया कि मैं ये रस्म खत जानता ही नहीं हूं, मुझे उर्दू रस्म खत में स्क्रिप्ट दी जाए तब तो हम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। फिर इसकी स्क्रिप्ट उर्दू रस्म खत में तैयार की गई और तमाम अदाकारों को दिया गया। उसके बाद ड्रामा कलाकार किया गया 1950 में, और कलाकार में फिर के बारे यहाँ से एक पूरे थिएटर या पूरे कला जो फाइन आर्ट्स की दुनिया है उसमें एक अहमियत का हामिल है। ये वो इस तरह से कि ड्रामे को खेले जाने के लिए परमिशन चाहिए होती थी,
परमिशन नहीं मिल रही थी। तो चलिए इसको कंप्लीट करता हूँ, फिर इस पर बात करूंगा। तो कलाकार ड्रामा उन्होंने 1950 में पेश किया, 157 शो हुए। उसके बाद उनका ड्रामा आता है पैसा, लालचंद बिस्मिल पेशावरी ने लिखा और पृथ्वीराज कपूर ने डायरेक्ट किया। 1953 में 302 शो हुए। फिर किसान आखिरी ड्रामा उनका है जो 1956 में तैयार किया, 120 शो उसके हुए। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सैकड़ों शो उनके ड्रामे के हुआ करते थे और पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर वो किया करते थे। एक ड्रामा की परमिशन उनको नहीं मिल रही थी खेले जाने की, तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, उनसे 5 मिनट का वक्त लिया कि उनसे हम बात करके परमिशन लें। जी मजमुल खां उस जमाने में उनके पीए हुआ करते थे, उनके जरिए उनको वक्त मिला और वो 5 मिनट के लिए मौलाना आजाद के पास गए। गुफ्तगू शुरू हुई और वो गुफ्तगू घंटों फिर चली और वो 5 मिनट कब घंटों में तब्दील हो गया ये पता नहीं चला, न तो मौलाना आजाद को, न पृथ्वीराज कपूर को। और वहां से जो नतीजा निकला वो आज तक, अभी 2-4-5 वर्षों तक ये था कि 2 चीजें वहां, एक न सिर्फ उनको परमिशन मिली बल्कि ये हिदायत भी जारी किया गया और तमाम रेलवे स्टेशन को हिदायत दी गई कि अब से जो फनकार सफर करेंगे उनको आधे पैसे में आना जाना दोनों टिकट होगा। यानी अगर 100 रुपए का टिकट है तो 50 रुपए में उनको आना जाना दोनों का होगा उसका, और उनका जो सामान जाएगा वो रियायती कीमत पर जाएगा। और ये न सिर्फ वहां फैसला लिया बल्कि तमाम रेलवे स्टेशनों को ये हिदायत भी दी गई और उस पर अमल जारी उस वक्त से हो गया। तो ये फनकारों को बड़ी कामयाबी एक तरह से मिली। अब पृथ्वीराज कपूर के बारे में ये कहा जाता है कि पृथ्वीराज कपूर का जब कोई ड्रामा बहुत चलता था, बहुत कम, उसकी कमाई भी बराबर नहीं हो पाती थी, तो वैसे में वो अपने फनकारों को बोनस दिया करते थे। हमेशा आमदनी पर बोनस होता है, घाटे पर बोनस नहीं होता है, लेकिन वो अपनी बीवी का जेवर तक गिरवी रख करके या बेच करके दिया करते थे। ये भी कहा जाता है कि राज कपूर ने कई बार उनकी मदद करने की कोशिश की बात के जमाने में, लेकिन उन्होंने वो मदद नहीं ली और कंपनी की तरह एक बड़े हॉल में अपने बच्चों के साथ और फनकारों के साथ साथ रहते थे वो। लेकिन ये बहुत जिस तरह से जो चलता है, और ये भी कहा जाता है कि वो फिल्मों से कमाते थे और थिएटर में गंवाते थे, और ये सिलसिला बहुत नहीं चला तो 1960 में फिर पृथ्वी थिएटर बंद हो गया। लेकिन पृथ्वी थिएटर के इस कंट्रीब्यूशन को हमें देखने की जरूरत है। उनके ड्रामे 1-2 ड्रामे सिर्फ मिलते हैं, बाकी ड्रामे नहीं मिलते हैं अब, लेकिन उसको तलाश करने की, रिसर्च की एक जरूरत है। एक और बहुत अहम ड्रामा ग्रुप है, उस तारीख में मैं लेके आना चाहता हूं कि जैदी का हिंदुस्तानी थिएटर 1954 में कायम हुआ और उन्होंने तर्जुमे है दूसरे मगरबी ड्रामों के, यूनानी ड्रामों के तर्जुमे को यहाँ इंट्रोड्यूस करना शुरू किया और खुद तर्जुमा करती थी। और उस जमाने में हबीब तनवीर और मोनिका मिश्रा को के साथ मिल करके उन्होंने बहुत से तर्जुमे पेश किए। यहाँ जो मगरबी ड्रामे थे उसका तर्जुमा यहाँ पेश करने का सिलसिला एक तरह से शुरू हुआ। अब तक पारसी थिएटर में उसको अडॉप्ट कर लेते थे या उसकी कुछ चीजें ले लेते थे, कहीं पता नहीं चलता था कि उसका तर्जुमा है। बाद में तहकीक में ये पता चला, यहाँ तर्जुमे के तौर पर कुत्सिया ज़ैदी ने उसको पेश करना शुरू किया। और बाद में फिर जो है तो तबाजार ड्रामे कुछ लिखे, तनवीर ने कुछ लिखे और कुछ कुत्सिया ज़ैदी ने लिखा, मोनिका मिश्रा ने उनकी मदद की जो हबीब साहब की वाइफ भी हुई। तो उस जमाने में अगर हम देखें कि हिंदुस्तानी थिएटर के कंट्रीब्यूशन को अगर हम देखें तो जैसे आगरा बाजार है, दूध का गिलास है, चांदी का चमचा है, लाला शोहरत राय है, हर मौसम का फूल है, आग की गेंद है, मिट्टी की खाड़ी है, इनको अगर देखें तो 2-3 ड्रामों को अगर हटा दें तो यहां से बच्चों के ड्रामे की तारीख भी हमें मिलती है कि बच्चों के लिए ड्रामे, बच्चों की तरबियत, बच्चों के लिए हमें ड्रामा तैयार करना चाहिए और वहां से हमें नई नस्ल को तैयार करना चाहिए। तो उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन कुत्सिया ज़ैदी और हिंदुस्तानी थिएटर का है। उससे कुत्सिया ज़ैदी का चूंकि अलग मकसद था, थोड़ा इलीट थिएटर भी था। हबीब साहब जब रडा गए और वहां उन्होंने देखा कि ब्रेक किस तरह का थिएटर कर रहे हैं तो वो लौट के आए और कहा कि नहीं, हमें भी फोक थिएटर, फोक के अदाकारों को लेकर के, गांव के अदाकारों को लेकर के काम करना है। और वो फिर छत्तीसगढ़ गए और वहां से नाचा के फनकारों को लेकर के आए और जब कुत्सिया ज़ैदी के साथ ड्रामे किए तो वो पसंद नहीं आया उनको, कैसे बदशक्ल और भद्दे लोग हमारे थिएटर में काम करेंगे। फिर साहब ने कहा कि हाँ, यही हमारे थिएटर में काम करें। बात नहीं बनी। उसके बाद 1959 में नया थिएटर कायम हुआ। हबीब साहब ने नया थिएटर कायम किया और उसके जरिए बेशुमार ड्रामे उन्होंने अडेप्ट किए, खुद लिखे, ट्रांसलेट किए और उसको हिंदुस्तानी माहौल में इस तरह से ढाला कि वो कहीं से बाहर के नहीं लगते हैं। मिडसमर नाइट्स ड्रीम का तर्जुमा कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना उन्होंने किया, कहीं नहीं कह सकता है कि वहां का तर्जुमा है वो। या
और ब्रेख्त के ड्रामे शाहजहांपुर की शांति बाई का तर्जुमा किया, भूलिए कि ये कह सकता है। या बिहार की लोक कथा पर सोन सागर है, हिरमा की कहानी है, आदिवासी लोक कथा पर है उसी तरह से। तो इन ड्रामों को, या छत्तीसगढ़ की लोक कथा पर गांव का नाम ससुराल मोर नाम दामाद, अब ड्रामे का नाम देखे, गांव का नाम ससुराल मोर नाम दामाद। तो इस तरह के ड्रामे, या छत्तीसगढ़ की लोक कथा पर चंद्रदास चोर जो उनका शाहकार और आलमी शोहरत याफ्ता ड्रामा है, या बहादुर कलारीन जो छत्तीसगढ़ की लोक कथा पर मबनी है, इन ड्रामों के साथ साथ उन्होंने खालिस उर्दू के ड्रामे भी लिखे। जैसे आगरा बाजार से हम सब लोग वाकिफ हैं, एक ड्रामा 1969 में जब गालिब की का जश्न मनाया जा रहा था, तो गालिब की जिंदगी, उनकी हयात और उनकी शायरी पर मेरे बाद एक ड्रामा उन्होंने लिखा था जो अब तक शायद नहीं हुआ है, कई बार खेला जा चुका है। या उसी तरह से आखिर में बिल्कुल जो उन्होंने एक औरत ही पेशिया थी, वो ड्रामा लिखा, बहुत शानदार ड्रामा उन्होंने लिखा। या देख रहे हैं नैन, जिस जबान में उन्होंने ड्रामा लिखा जिस तरह से, तो वो जो प्लॉट और किरदार की मुनासबत से जो उनका ये होता था, आखिरी ड्रामा राजरक्त था उनका ये है। तो इस तरह से उन्होंने 1959 से लेकर के अभी भी उनके ड्रामे खेले जाते हैं। उनकी बेटी जो है वो उनके ड्रामे खेलती हैं, ये है। इसके साथ साथ उर्दू ड्रामे की खिदमत, हिंदुस्तानी ड्रामे की खिदमत में जो है बहुत सी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने बहुत मदद की। जैसे संगीत नाटक अकादमी है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, भारतीय नाट्य संघ है, एशियन थिएटर है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपर्टरी है, या भारतेंदु अकेडमी है, या इस तरह से और बहुत सारी है। एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा है भोपाल, या हिंदी उर्दू अकेडमीज मुख्तलिफ स्टेज की हैं। वो तो वक्त मैं देख रहा हूँ निकल रहा है, आखिर में मैं थोड़ा सा डिस्कशन के लिए वक्त रखना चाहता हूँ। या साहित्य कला परिषद या टाई जो है, ये सब है। उसी तरह से बहुत से ऐसे हिंदुस्तानी ड्रामा निगार है जिनके ड्रामे उर्दू में तर्जुमा हुए। विजय तेंदुलकर है, पुलक देश पांडे है, जीपी देश पांडे है, जयंत दलवी है। बांग्ला में जैसे बादल सरकार, मनोज मित्रा, शंभू मित्रा, उत्पल दत्त, देवाशीष मजुमदार, व्रत बसु, या कन्नड़ में गिरीश कर्नाड, या इस तरह से और बहुत सारे थिएटर ग्रुप हैं जिन्होंने बहुत काम किया है। कला संगम है पटना में, एमेच्योर थिएटर ग्रुप जैसे शमल जालान का है ग्रुप, अनामिका, या पदातिक, या मोहन राकेश है ड्रामा निगारों में, विजय तेंदुलकर है। उसी तरह से बहुत से ऐसे दूसरे थिएटर ग्रुप है या शख्सियात हैं। ओम शिवपुरी है, दीना पाठक है, ओमपुरी है, पंकज कपूर है, फिरोज खान, कादिर खान, हनीफ पटनी, नादरा बब्बर, दिनेश ठाकुर, या और दूसरे लोग जैसे सुरेंद्र वर्मा, जिन्होंने नाम सुनने से हमें लग रहा है कि नहीं, लेकिन उनका ड्रामा देखें तो खालिस उर्दू जबान में, जैसे सूर्य के ये छोटे सैयद, बड़े सैयद, कैद हयात, और उसी तरह से उन्होंने सूर्य के अंतिम किरण से पहली किरण तक लिखा है, या द्रौपदी और 8वां सर्ग। तो ये सब जो ड्रामे, या भीष्म साहनी के ड्रामे हैं, धर्मवीर भारती के हैं, मुद्रा राक्षस के हैं, मोहन राकेश के हैं, बहुत से ऐसे ड्रामा निगार है जिन्होंने, जिसको मीराकांत ने काली बर्फ ड्रामा लिखा। तो नाम से हमें देवनागरी रस्म खत में बहुत से ऐसे ड्रामे हमें देखने को मिल जाएंगे। उसी तरह से अगर आप देखें कि बहुत से ऐसे फेस्टिवल होते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का ही फेस्टिवल अगर आप देख ले तो तकरीबन 100-125 ड्रामे उसमें खेले जाते हैं, और पूरे हिंदुस्तान से मुंतखब ड्रामे खेले जाते हैं। उसमें कम से कम 5 उर्दू के ड्रामे होते हैं। अगर उर्दू के ड्रामे खेले नहीं जा रहे हैं तो उस फेस्टिवल में कहां से आ रहे हैं? कलकत्ते में फेस्टिवल होता है, महाराष्ट्र में फेस्टिवल होता है, एक जमाने में आंध्र प्रदेश में फेस्टिवल हुआ करता था उर्दू ड्रामा फेस्टिवल। तो उसमें ड्रामे जब आ रहे हैं तो इसका मतलब मुंतखब ड्रामे आ रहे हैं, तो बहुत से ड्रामे खेले जा रहे हैं, तभी वो आ पा रहे हैं। तो हम जो है, हम एज एन ऑडियंस वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं ड्रामा देखने तक, इसलिए हम अक्सर ये कह रहे हैं कि आजकल ड्रामा खेला नहीं जा रहा, आजकल ड्रामा लिखा नहीं जा रहा है, ड्रामे का सवाल हो गया। उर्दू ड्रामे का कोई सवाल नहीं हुआ है। शोलापुर में आप जाकर के देखें कैसे ड्रामा खेला जा रहा है, भिवंडी में आप जाकर के देखें कैसे ड्रामा खेला जा रहा है, बॉम्बे में बहुत सारे ऐसे ड्रामा खेले जा रहे हैं, हैदराबाद विजय है वो बहुत ड्रामा खेल रहे हैं, पटना में बहुत सारे ड्रामे ग्रुप हैं जो खेल रहे हैं, दिल्ली में बहुत सारे पेश किए जा रहे हैं, कलकत्ता में बहुत सारे पेश किए जा रहे हैं। क्योंकि हम खुद एज ए नाजरीन वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या हम तक वो चीजें नहीं पहुंच पा रही है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि आज की डेट में उर्दू ड्रामा नहीं है, या हिंदी ड्रामे का भी सवाल हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, ड्रामे खूब लिखे जा रहे हैं, खूब खेले जा रहे हैं, और उनको पेश भी खूब किया जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल तक पेश किया जा रहा है। अभी रशिया लेकर के गए थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एक ड्रामा उर्दू का ड्रामा लेकर के गए थे। उस तरह से अगर हम देखें तो उर्दू ड्रामे का जो कंट्रीब्यूशन है, थीम के लेवल पर, लैंग्वेज के लेवल पर, कैरेक्टर के लेवल पर, एक्सपेरिमेंट के लेवल पर, फिर एक अभी सोलो परफॉर्मेंस भी आ रहा है उर्दू ड्रामे में, कि एक ही अदाकार जो है वो मुख्तलिफ किरदार को पेश करते हैं, और एक ही अदाकार मुसलसल स्टेज पर अलग अलग किरदारों की शक्ल में मौजूद होता है। या कथा कोलाज चला, कहानियों का रंगमंच जिसको हम कहते हैं, कि कहानी को मिनोअन पेश किया गया। और ड्रामा वाहिद ऐसी सिन्फ है जो मुश्तरका तहजीब की बेहतरीन अलामत है, कि एक ही शख्स अगर वहां है तो वो 2 शख्स होता है, एक अदाकार, एक
किरदार, और एक से ज्यादा अगर है तो 2 लोगों को, 4 लोगों को जानता है, उससे ज्यादा है तो आप देखें कि अलग अलग फन के लोग वहां हैं और किस तरह से मुख्तलिफ तहजीब, मुख्तलिफ कल्चर, मुख्तलिफ इलाके, मुख्तलिफ बोलियां बोलने वाले, मुख्तलिफ जबान बोलने वाले एक साथ एक जैसा काम कर रहे हैं। हमारे सवालात भी हैं 5 मिनट। बस खत्म कर रहा हूं मैं। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो वो ड्रामा जो है मुश्तरका तहजीब को पेश करने का भी बेहतरीन जरिया है, और तमाम फनून लतीफा को ड्रामा वाहिद सिर्फ है जिसमें पेश किया जा सकता है। तो इसलिए इसकी बहुत अहमियत है और इस पर हमें तवज्जो देने की जरूरत है, हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी, हम लोगों को भी। बहुत शुक्रिया, वक्त बहुत बातें थी लेकिन वक्त कम है। सर आप लोग सर बहुत शुक्रिया सर। ड्रामे ड्रामे पर सर इतना जामे लेक्चर पहली बार सुने सर। आरिफा है, मैं इलाहाबाद से हूं और मेरा काम भी ड्रामे पर है सर। फातमी साहब के साथ मैंने काम किया है तरक्की पसंद तहरीक के तनाजुर में उर्दू और हिंदी ड्रामों का तकाबुली मुतालिया, ये मेरे पीएचडी का मौजूद है जी। सर एक सवाल है, भी आपने ड्रामे की जो रवायत बयान की बड़ी शानदार हमारी माजी में रवायत रही और आगे भी है, जैसा भी आपने जिक्र किया अपने लेक्चर में। सर आपने ये बताया कि जो अनारकली है, ये लेक्चर जो आपका को जो है हम लोग लवाजिम के एतबार से, जो ड्रामाई लवाजिम होते हैं उनके एतबार से बहुत अच्छा ड्रामा आपने कहा कि नहीं तस्लीम कर सकते। तो सर लेकिन जब हम पढ़ते हैं रवायत ड्रामे की तो उसमें जो जदीद अदबी ड्रामे का आगाज होता है वो अनारकली से माना जाता है। इस पर यही है ना, हमने तो यही बात कही ना कि हम सहूलत पसंदों ने उसको शाकार बना दिया ना, क्योंकि थिएटर में जो ड्रामा देखने हम नहीं जाते हैं, कागज पर लिखी हुई चीज को हमने ड्रामा मान लिया। तो हमारे बताइए कि हम तमाम लोग पढ़ाते हैं, ड्रामा के तनकीद निगार भी है, किताबें भी लिखी, ड्रामे कितने देखे हमने? जी जी जी। तो फिर वो तो वैसे ही किताब लिखेंगे ना, वैसे ही तमगा दे देंगे ना बगैर देखे हुए। अवार्ड और तमगा तकसीम कर रहे हैं ना। हम खुद बता रहा हूं मैं कि मैं खुद ड्रामा पढ़ाता हूं, कितने ड्रामे देखे हैं हमने अब तक? हम 4 किताबें, 6 किताबें, 10 किताबें लिख चुके हैं, लेकिन 10 ड्रामे नहीं देखे होंगे। जी सर। सर मेरा एक बहुत अहम सवाल है सर। हेलो आज दुनिया का पहला ड्रामा कौन है? और मैं एनसीईआरटी के जो है ना टेक्स्ट बुक कमेटी और को करिकुलम में मैं जो है ना एज ए मेंबर हूँ। तो वहां पर जैसे कि आपने कहा कि अतफाल के जो ड्रामे हैं वो बहुत महदूद हैं। मैं अभी आपकी किताब आजकल के ड्रामे भी देख रहा था। तो सर हमें एक सवाल ये पूछना है कि ड्रामे को जो प्राइमरी क्लासेस में से कौन सी क्लास में जो इससे जो है ना हम असबाक में रख सकते हैं? एक सवाल ये है सर, मुख्तसर है। दूसरा, आजकल के जो ड्रामे आपने तरतीब दिए हैं वो हम कैसे देखें? तीसरा जो है वो जो नेशनल स्कूल है उससे हम कैसे जुड़े, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा? और चौथा ये है कि हमको आजकल जो रिसाला है वो हम तमाम को उससे जोड़ दीजिए। जी दरअसल जो है, हाँ और सवाल कोई हो तो ले लें। जी ये कि देखिए ड्रामा दरअसल बच्चों के लिए हम लोगों ने उस तरह से तवज्जो नहीं दी। हम लोगों ने अफसाना निगार को कहा कि आप ड्रामे लिख दीजिए, उन्होंने अफसानी शक्ल में ड्रामे लिख दिए। हमने दूसरे असनाफ वालों को कहा कि मुकालमे की शक्ल में कुछ लिख दीजिए, उन्होंने लिख दिया। ड्रामा जैसे इब्राहिम अफसर ने ड्रामे कुछ उनके हैं बच्चों के ड्रामे, अभी भी बच्चों के ड्रामे लिखे जा रहे हैं, लेकिन दरअसल चूंकि वो पहुंच नहीं रहे हैं हम तक। अभी जैसे यहाँ टाई है, नेशनल स्कूल ड्रामा की एक कंपनी है और वो हर साल 2 फेस्टिवल करती है, जश्न बचपन और एक और फेस्टिवल करती है। तो उसमें बहुत से बच्चों के ड्रामे आते हैं जो बच्चों के जरिए भी खेले जाते हैं। लेकिन अगर हम कोई अगर मिल करके या कोई अदारा, चूंकि वो सरकारी अदारा है तो स्क्रिप्ट उनके पास होती है, तो थोड़ी सी अगर हम कोशिश करें और उनसे उन स्क्रिप्ट को शाये करवा लें या ले लें तो वो हमारे निसाब में बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। उनके पास बहुत सारी स्क्रिप्ट है खजान में, लेकिन वो हर आदमी को स्क्रिप्ट नहीं देंगे। कोई सरकारी अगर अदारा हो या कुछ जैसे आप बता रहे हैं कि सिलेबस किया है, यकीनन एससीईआरटी होंगे या एनसीईआरटी से वाबस्ता होंगे आप, तो वहां से अगर वहां रुजू किया जाए तो वहां से मिल सकती है चीजें हमें, या जो लोग ड्रामा खेल रहे हैं बच्चों के उनसे भी हमें रुजू करना चाहिए। हम चूंकि हर चीज शायशुदा चीजों पर मुनसिब करने लगे हैं, और ये ड्रामे इन लोग शाये करा के क्यों पैसा खर्च करें, कोई खरीदेगा नहीं किताब को, तो खेलते हैं वो। जी जी सर अस्सलाम वालेकुम। सर दुनिया का सबसे पहला ड्रामा कौन है? ये तो तहकीक अभी तक हुई नहीं। यूनान में कहा जाता है कि वहाँ थेस्पस ने पहली बार जो है ड्रामा की शक्ल में उन्होंने पेश किया। थेस्पस नाम बताया जाता है,
जो देवता को खुश करने के लिए उन्होंने वो ड्रामा पेश किया था। इसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया का पहला ड्रामा उन्होंने पेश किया था। उर्दू में सर राधा कन्हैया है ना? उर्दू में पहला इंद्र सभा मुकम्मल ड्रामा। इंद्र सभा पहला मुकम्मल ड्रामा। हेलो अमर के इंद्र सभा। सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि बीमार बुलबुल जो ड्रामा है उसके ड्रामा निगार कौन थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम है नफीस नवाब वाफिर है खैर। हाँ अहमद हुसैन वाफर। हाँ अहमद हुसैन वाफर जी, अहमद हुसैन वाफर है जी। अहमद हुसैन जी अहमद हुसैन वाफर। हाँ अच्छा, शुक्रिया जी, शुक्रिया आरिफा। बहुत शुक्रिया सर आपका। ड्रामे के सर हमें मुताबिक आजकल से मालूमात जोड़िए ना फराहम सर। हुई सर, शुक्रिया सर आपका। आजकल से हम जुड़ना चाहते हैं, इसके मेंबरशिप बनना चाहते हैं, तो वहां राब्ता कीजिए। आजकल छोड़े हुए मुझे 23 साल हो चुके हैं। अच्छा, अभी मैं वहां दिल्ली नहीं है। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ और अभी एक मेरी किताब आई है उर्दू ड्रामा तारीख और तज्जिया, नेशनल एनसीपीओएल ने शाये किया है, नेशनल काउंसिल फॉर उर्दू प्रमोशन ऑफ ड्रामा उर्दू। क्या नाम है सर? उर्दू ड्रामा तारीख और तज्जिया। तारीख ये और उसमें ड्रामे की तारीख भी है, ड्रामे के फन पर भी है और 10 अहम ड्रामा निगारों पर उसमें है चैप्टर और 20 अहम ड्रामों का तज्जिया भी शामिल है उसमें। जो निसाब में शामिल है वो तमाम उसमें है मौजूद। सर कहाँ से शाये हुई है ये? एनसीपीएल दिल्ली, नेशनल एनसीपीओएल दिल्ली से जी। मकसूद एक है ये, मैंने कोशिश ये की है कि तारीख भी हो, फन भी हो और ड्रामा निगार भी हो और ड्रामे का तज्जिया भी है उसमें 20 अहम ड्रामा जो ऑलमोस्ट निसाब में शामिल है हर जगह। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लेक्चर था। एक बहुत बार फिर जामे, बहुत जामे लेक्चर सर। पूरी ड्रामे की बहुत तारीफ शुक्रिया, आप लोगों को पसंद आया। रिवाइज सर ड्रामे से मुतालिक हमारी मालूमात में बहुत इजाफा हुआ है। बहुत ही सर आप 1.5 घंटे तो बोलते रहे सर एकदम लगातार। बहुत शुक्रिया सर आपका। मेरे पास है काजिम सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका स्टैमिना बहुत जानदार है सर। बहुत सर, हर किरदार की आवाज और उसकी पेशकश और उसकी इकरारियत आपने बहुत खूबसूरत लब व लहजे में पेश की। जितना शुक्रिया अदा करे सर कम है रहा सर आपका। शुक्रिया आपका मोहब्बत जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम। चलिए इजाजत है जी सर, हम तमाम की जानिब से और खासकर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जानिब से आपका बेहद शुक्रिया कि आपने सामने पर ड्रामाई अंदाज में बेहतरीन सतह पेश किया। बेहद शुक्रिया सर। अस्सलाम शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया। चलिए आगे चलिए ना। जी अरे आगे चलिए ना, वो चाहते हैं भाई। आपको एक्स्ट्रा पैसा भी दे रहे हैं, आप एक्स्ट्रा ये कर रहे हैं और क्या, डबल पैसा दे रहे हैं आपको। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर आपका, बेपनाह शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। मैं एग्जिट हो जाऊं, अभी दूसरा लेक्चर इसी पर होगा आपका? जी सर। सर नहीं, दूसरी लिंक है जी। अच्छा, दूसरी लिंक होगा लेकिन दूसरी लिंक है। लिंक है, हाँ वक्त हो चला है सर जी। ठीक है चलिए, बहुत शुक्रिया जी सर। जब कभी आइएगा मैं हाजिर हाँ रहूंगा। सर, दिल्ली आएंगे दिल्ली में सर आएंगे इंशाल्लाह, मुलाकात होती है सर। जरूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
रेहान भाई को दिल चाहने लगा तो स्पेशल कोर्स करने का। आज अखबार में है अलीगढ़ की पॉलिटिक्स। हाँ नहीं, कल मैं डिपार्टमेंट जा रही थी, मुझे ड्राइवर करने में इस कदर धुंध दिख रही थी सामने, क्या बताऊं। और सुन तो जाओ, कब भाग रही हो। हमारी शक्ल बहुत कम है, कल तुमने चाय अच्छी बनाना और पहले पानी मुझे भी पिला दो। हाँ, और चाय अच्छी बनाना और पानी हम सबको, और मीठा कम। ये पानी मुझे ही पिला दो, मीठा कम चाय में। नहीं, हाँ बेचारी गलत। अरे यार